अब आगे फ्लैशबैक कंटिन्यू। उन्नति अग्नि की बात सुन बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी और एकदम से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो अपने सारे डर को भूल गई थी। अग्नि उन्नति को शांत देखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, नीस बिकॉज आई डोंट लाइक टू मच नॉइस। जब उनकी रोलर कोस्टर राइड खत्म हुई और उन्नति जल्दी से बाहर आए और अग्नि से हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। इतना कहकर उन्नति भागते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई और अग्नि अपने बैग को पकड़े उसके पीछे चला आया। जब कुछ देर बाद भी उन्नति बाहर नहीं आई तो अग्नि दरवाजे पर खटखटाते हुए बोला, उन्नति हमें लेट हो रहा है, शाम को मेरी एक मीटिंग है, जल्दी निकलो। अग्नि की आवाज़ लगाने पर उन्नति धीरे से दरवाजा खोल अपना सर बाहर निकालते हुए बोली, मैं नहीं आ सकती, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। अग्नि उन्नति की बात सुन 2 मिनट उसे देखने के बाद अपने जैकेट की तरफ देखते हुए बोला, ये वाइट है, इसमें लग जाएगा, जस्ट वेट अ मिनट। इतना कहकर अग्नि अपने बैग को निकाल लिया और उसके अंदर से एक सॉफ्ट टॉवल, क्योंकि वो अपने लिए लेकर जिम जाता था लेकिन वो हमेशा क्लीन होता था, निकाल उसमें कुछ टिश्यू पेपर रखने के बाद उसे रोल कर उन्नति को देते हुए बोला, फिलहाल यही है। उन्नति अग्नि की बात सुनकर छोटा सा मुंह बनाते हुए बोली, और अगर मुझे रैशेज आ गई तो? उन्नति की बात सुनकर अग्नि धीरे से उसके कान में आकर बोला, मैं ऑइंटमेंट लगा दूंगा और तुम्हें क्लिनिक भी ले चलूंगा, तुम्हारी पूरी सेवा मैं करूंगा, सो अभी कोई टेंट्रम मत करो, इसे पहनो वरना मैं तुम्हें इसी तरह उठाकर गाड़ी तक ले जाऊंगा। अग्नि की धमकी को सुनकर उन्नति मुंह बनाते हुए उसके हाथ से टॉवल लेकर दरवाजा बंद कर दी तो अग्नि जेंट्स वॉशरूम में जाकर अपना टी शर्ट निकाल अपने जैकेट को पहनते हुए अपने बैग से जिम शॉर्ट्स निकलकर बाहर आ गया। फिर बाहर आकर दरवाजे पर नॉक करते हुए बोला, उन्नति तुम्हारे लिए कपड़े। जिसे सुन उन्नति दरवाजा खोलते हुए बोली, तुम्हें कहाँ से मिला? इट डजेंट मैटर वेयर यू गॉट इट फ्रॉम, यू हैव टू वेयर इट, अग्नि ने उन्नति के हाथ में अपने कपड़े रखते हुए कहा। जिस पर उन्नति चुपचाप उसके कपड़ों को लेकर फिर से अंदर चली गई और कुछ देर बाद बाहर आई तो उसके लंबे गोरे पैरों को देखते हुए अग्नि हल्की स्मर्क के साथ बोला, मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे कपड़ों में कितनी हॉट लगती हो, सोच से ज्यादा लगती हो। उन्नति अग्नि की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये तुम्हारे कपड़े हैं, इसीलिए मैं सोचूं किस पर्दे को कपड़े का रूप देकर ले आया। अग्नि उन्नति की बात पर उसे कमर से पकड़कर अपने पास लाकर बोला, क्या तुम कहीं और जाना चाहती हो? जिसके जवाब में उन्नति अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे घर जाना है। ओक, इतना कहकर अग्नि उन्नति को लेकर एम्यूजमेंट पार्क से बाहर आ गया और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा, जिस पर उन्नति उसे रोकते हुए बोली, मैंने डैड को कॉल किया था, वो ड्राइवर भेज रहे हैं मुझे लेने के लिए, तुम्हें मीटिंग पर जानी थी ना, तुम चले जाओ। अग्नि उन्नति की बात सुन अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, मेरा काम है तुम्हें सेफ तुम्हारे घर पहुंचना, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। उन्नति अग्नि की बात सुनकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, मैं ऐसे भीड़ वाली जगह पर पहले भी जा चुकी हूँ, मुझे डर नहीं लगता, इसलिए तुम बेफिक्र होकर जा सकते हो, तुम्हें देरी हो जाएगी। उन्नति की जिद को देखते हुए अग्नि घूर कर बोला, कह दिया ना, नहीं जाऊंगा। अग्नि की जिद को देखते हुए उन्नति ने एक गहरी सांस भरी, जिसके 10 मिनट बाद ही एक मर्सिडीज वहां जाकर रुकी, जिसमें से अग्नि की उम्र का एक हैंडसम सा लड़का बाहर निकला। जिसे देखकर अग्नि की आंखें छोटी हो गई और वो लड़का उन्नति के पास आया तो उन्नति एक कदम दूर होकर उसे अग्नि की तरफ इशारा करते हुए बोली, रक्षित, मीट माय फ्रेंड अग्नि सिंह राठौर। उन्नति की बात सुनकर अग्नि उसे घूरने लगा और रक्षित उन्नति के हाथ को पकड़कर बोला, अच्छा है, चले, हमें देरी हो रही है, मैंने ऑलरेडी रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दिया है। जिसे सुनकर उन्नति रक्षित से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, लेकिन किस लिए? मुझे घर जाना है। रक्षित उन्नति की बात पर अग्नि की तरफ इशारा करते हुए बोला, अपने कॉमन फ्रेंड से कहो घर जाएं, हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। अग्नि रक्षित की बात सुन उन्नति को कमर से पकड़ अपने पास लाकर उसके चेहरे को पकड़ करते हुए सीधा उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया। ये देखकर रक्षित की आंखें छोटी हो गई और उन्नति आंखें फाड़कर अग्नि की तरफ देखने लगी। जब उन्नति को अपने होठों पर दर्द महसूस हुआ तब उसने अग्नि को खुद से दूर धकेल दिया और हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये सब? जिसकी बात को बीच में काट अग्नि उन्नति के हाथ को पकड़ रक्षित से बोला, वी बोथ आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड इन फ्यूचर आई विल बी द फादर ऑफ हर चिल्ड्रन। रक्षित घूरती हुई आंखों से उन्नति के हाथ को देख रहा था, फिर हल्का मुस्कुरा कर बोला, आदमी इंटरेस्टिंग हो, वेल एफर्ट्स करना बेकार है क्योंकि। रक्षित, तुम मुझे लेने आए हो, डैड ने भेजा है तुम्हें? उन्नति ने रक्षित की बात को बीच में काट कर पूछा। जिसके जवाब में रक्षित ने अपना सिर हिला दिया तो उन्नति अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, यू डोंट नीड टू फील इनसिक्योर, ही इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, अगर हम बिना कपड़ों को भी सामने बैठेंगे ना तो भी हमारे बीच कुछ नहीं होगा। अग्नि उन्नति की बात सुनकर अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुमने कहा था ड्राइवर आएगा, क्या ये तुम्हारा ड्राइवर है? जिसे सुनकर उन्नति अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि ये आने वाला है और अब आ गया है तो आई डोंट फकिंग केयर इन योर कम विथ मी। अग्नि ने उन्नति को अपनी गाड़ी के अंदर धकेलते हुए कहा।
जिसे देखकर रक्षित आगे बढ़ा तो अग्नि अपने हाथ को रक्षित के कंधे पर रखते हुए बोला, शांत हूँ, शांत रहने दो, मेरी है वो, और बेवजह के कुत्तों के मुंह लगना मेरी हॉबी नहीं है। इतना कहकर अग्नि जाकर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और बिना रक्षित पर ध्यान दिए अपनी गाड़ी वहां से भगा दिया। फ्लैशबैक एंड इन सब चीज़ों को याद करते हुए अग्नि पूरे सिगरेट का एक डिब्बा खत्म कर चुका था। फिर वो रेलिंग से टेक लगाकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रही थी, तुमने मुझे बुरी तरीके से डंप किया उस फेयरवेल नाइट को। ये कहते हुए अग्नि के आंख के कोने से आंसू का एक कचरा उसके गाल पर खींच गया। फिर जब उसे आंखों पर ठंडक महसूस हुई उसने छुआ तो अपने हाथों को देखते हुए बोला, ये पानी। कहते हुए उसने अपने आंखों को छुआ तो उसकी आंखें नम थी, जिसे देखते हुए उसने अपने पैंट के पॉकेट से रुमाल निकाला और अपने आंसू को साफ करने लगा। विख्यात का फार्म हाउस। रात का वक्त। आधी रात को विख्यात की नींद खुली और वो अपने बगल में देखने लगा, जहां उसके सोते वक्त निष्ठा सोई हुई थी, लेकिन अभी वो गायब थी। जिसे देखते हुए विख्यात में समय की तरफ देखा, जहां रात के 12 बजे बज रहे थे। जिसे देख विख्यात उठकर बैठ सीधा अपने कमरे से निकल निष्ठा के कमरे में चला गया। जब विख्यात वहां पहुंचा तब उसने देखा पूरे कमरे में घनघोर अंधेरा फैला हुआ था। जिसे देखते हुए विख्यात ने लाइट ऑन की तो पाया निष्ठा वहां पर नहीं थी। जिसे देखते हुए विख्यात की आंखें छोटी हो गई और वो अपने गुस्से भरी आवाज में बाहर आते हुए बोला, निष्ठा, निष्ठा, कहाँ हो तुम? विख्यात के चिल्लाने की आवाज सुनकर सारी लाइट्स ऑन हो गई और जोसेफ अपने बेडरूम से बाहर आते हुए बोला, व्हाट हैपेंड बॉस? विख्यात जोसेफ की बात सुन अपने दांत पीसते हुए बोला, वेयर इज निष्ठा? विख्यात के सवाल पर जोसेफ थोड़ा हैरान होते हुए बोला, वो तो आपके साथ। शी इज नॉट इन माई रूम फकिंग मैन, विख्यात ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। जिसे सुनकर जोसेफ उसे शांत करते हुए बोला, यू डोंट नीड टू वरी सर, वी विल फाइंड देम एंड ब्रिंग देम राइट अवे। इतना कहकर जोसेफ वहां से जाने लगा। जिसे देखकर विख्यात गुस्से से बोला, अगर वो घर से बाहर निकली तो तुम अपने कमरे से बाहर निकलने लायक नहीं रहोगे जोसेफ। जिसे सुनकर जोसेफ बिना कुछ कहे घर से बाहर चला आया और सारे बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए बोला, निष्ठा कहाँ है? ढूंढो उसे। जोसेफ के ऑर्डर को पकड़ सारे बॉडीगार्ड पूरे फार्म हाउस में बिखर गए। जब एक बॉडीगार्ड गार्डन से चिल्लाया, सर, वो मिल गई। बॉडीगार्ड की आवाज सुन सभी लोग गार्डन में आए, जहां निष्ठा झूले पर सो रही थी। जिसे देखते हुए जोसेफ निष्ठा के पास आकर उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर की तरफ ले आया। विख्यात जो कि गुस्से में तमतमाता हुआ लिविंग हॉल में बैठा था, निष्ठा को अपने होश में ना देखकर बोला, ये क्या हो रहा है? जिस पर विख्यात निष्ठा की तरफ इशारा करते हुए बोला, शायद ये सो गई है। जिसे सुन विख्यात सोफे से उठकर जार से पानी उठा पूरी जार निष्ठा के सिर पर डाल दिया। जिस पर निष्ठा एकदम से हड़बड़ाते हुए उठ गई और खुद को जोसेफ की बाहों में देख हैरान होते हुए बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? विख्यात निष्ठा को होश में देख जोसेफ से बोला, पूरी रात उठाकर रखनी है अपनी बाहों में। ये सुनकर जोसेफ जल्दी से निष्ठा को नीचे उतारते हुए बोला, सॉरी बॉस। फिर निष्ठा की तरफ देखते हुए बोला, तुम गार्डन में क्या कर रही थी? जोसेफ के सवाल पर निष्ठा एकदम से घबरा गई और जल्दी से बोली, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जिसकी बात को बीच में काट विख्यात दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें कभी सुबह सुबह भूख लगती है तो तुम्हें कभी नींद नहीं आती? इंसोम्निया की बीमारी है क्या तुम्हें? विख्यात की बात पर निष्ठा अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं सर, मुझे कोई बीमारी नहीं है। जिसे सुनकर विख्यात में निष्ठा की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और उसकी तरफ झुकने लगा। जिसे देख निष्ठा थोड़ी अनकंफर्टेबल होते हुए बोली, सर। जिसे देखकर विख्यात निष्ठा की गर्दन को एकदम कसकर पकड़ते हुए उसे जमीन से 2 इंच ऊपर उठा दिया तो निष्ठा डर से कांपने लगी। विख्यात निष्ठा को उसी तरह पकड़े हुए अपने बिल्कुल नजदीक लाकर बोला, क्या कहा था तुमसे? 7 बजे के बाद तुम घर में रहोगी, पूरी रात मेरे साथ रहोगी, तो तुम गार्डन में क्या कर रही थी? विख्यात के इस तरीके से पकड़ने के कारण निष्ठा को सांस नहीं आ रही थी और वो अपने पैर को झटकते हुए जमीन पर जाने की कोशिश कर रही थी। जिसे देखते हुए विख्यात ने उसे एकदम से छोड़ दिया तो निष्ठा जमीन पर गिरकर भरी सांस भरने लगी। जोसेफ भी एक पल के लिए घबरा गया था। जिसे देखते हुए विख्यात चिल्लाया, सब अपने रूम में जाओ। विख्यात के ऑर्डर को पाकर सारे सर्वेंट और बॉडीगार्ड्स वहां से चले गए, लेकिन जोसेफ वहीं पर रुका हुआ था। जिसे देखते हुए विख्यात अपने दांत पीस कर बोला, यू गो टू इडियट। विख्यात की बात सुन जोसेफ अपना सर झुकाकर बोला, मैंने काव्यांश से प्रॉमिस किया है, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। जोसेफ की बात सुनकर निष्ठा कंफ्यूज भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। जिस पर विख्यात जोसेफ के कॉलर को कसकर पकड़ते हुए बोला, तो तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा वो गुंडा मायने रखता है? जिस पर जोसेफ अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, वो गुंडे के साथ आपका पार्टनर भी है। जोसेफ के जवाब पर विख्यात उसे झटकते हुए बोला, कमरे में जाओ, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। जिस पर जोसेफ बिना विख्यात से और कोई आर्ग्यूमेंट करे निष्ठा के पास आकर उसे कंधे से पकड़ उठाते हुए बोला, कमरे में चलो। शी विल अकम्पनी मी टू माई बेडरूम, और आज वो मेरे साथ सोएगी।
मैंने उससे पहले भी कहा था मैं हल्की नींद लेता हूँ, लेकिन फिर भी उसने मेरी नींद तोड़ने की जुर्रत की है, विख्यात ने जोसेफ को रोकते हुए कहा। जिस पर निष्ठा घबराहट में जोसेफ के हाथ को पकड़ धीरे से बोली, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। निष्ठा की बात सुन विख्यात उसे गुस्से से घूरने लगा, जिसे इग्नोर करते हुए जोसेफ निष्ठा से बोला, चलो। इतना कहकर जोसेफ निष्ठा को उसके बेडरूम की तरफ ले गया, जिसे देखते हुए विख्यात उनके पीछे आ गया और निष्ठा के बेडरूम में घुसने से पहले उसे अपने कंधे पर उठाते हुए जोसेफ को साइड धकेलकर बोला, साइड से हटो। इतना कहकर विख्यात निष्ठा को लेकर अपने बेडरूम की तरफ चला गया, जिसे जाता हुआ देख जोसेफ खुद से बोला, मुझे पता है कि अब आपका गुस्सा शांत हो चुका है, अब आप कुछ नहीं करोगे उसके साथ। ये कहकर जोसेफ एक गहरी सांस भरकर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। इधर विख्यात निष्ठा को अपने बेडरूम में लाकर बिस्तर पर लगभग पटकते हुए बोला, कपड़े उतारो। विख्यात की डायरेक्ट ऑर्डर को सुनकर निष्ठा कसकर अपने कुर्ती को पकड़ते हुए बोली, कार क्यों? जिसके जवाब में विख्यात अपने शर्ट को निकाल कर फेंक निष्ठा से बोला, कपड़े उतारो। बिना कपड़ों के तुम्हारे साथ सत्संग तो नहीं करूंगा और 1 हफ्ते हो चुके हैं, बहुत टाइम दे दिया मैंने तुम्हें। ये कहते हुए विख्यात निष्ठा के ऊपर झुकने लगा, तो निष्ठा डरते हुए विख्यात को रोकते हुए बोली, सर। जब विख्यात निष्ठा के थोड़े और नज़दीक आया तो उसकी आंखें डार्क हो गई और वो निष्ठा को घूरते हुए बोला, घर से बाहर थी तुम? झूठ बोला तुमने, मैंने कहा था ना मुझे चीटर्स से सख्त नफरत है, मुझसे झूठ बोला तुमने। निष्ठा विख्यात की बात सुनकर डरते हुए बोली, मैंने। जिसकी बात को बीच में काट विख्यात उसे लेकर खींचते हुए वॉशरूम में ले आया और शावर के नीचे खड़ा करते हुए बोला, क्लेंज योर बॉडी राइट नाउ, ये गंदी बदबू मुझे नहीं आनी चाहिए। विख्यात की बात पर निष्ठा खुद को स्मेल करते हुए बोली, लेकिन क्या तुम चाहती हो कि मैं साफ करूं? विख्यात में धमकाते हुए पूछा। जिसे सुनकर निष्ठा घबराहट में उसे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, आप बाहर जाएंगे। ये सुनकर विख्यात उसे 2 मिनट घूरने के बाद वॉशरूम से बाहर चला गया, जिसके जाने के बाद निष्ठा ने खुद को क्लीन किया और इधर उधर देखने लगी, जहां पर सिवाय सूख रहे टॉवल के अलावा और कुछ नहीं था। जिसे देखते हुए निष्ठा वहीं पर खड़ी सोचने लगी कि वो क्या करें, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि विख्यात कैसे रिएक्ट करने वाला है। जब बाहर खड़े विख्यात से सहन नहीं हुआ, तब वो एकदम से वॉशरूम का दरवाजा खोल अंदर आते हुए बोला, इतना वक्त लगता है नहाने में? निष्ठा जो कि पूरी तरीके से नेकेड थी, विख्यात को अपने सामने देख जल्दी से खुद को कवर करते हुए गुस्से से बोली, सर। ये कहते हुए निष्ठा का पूरा शरीर गुलाबी पड़ गया, जिसे देखते हुए विख्यात निष्ठा के पास आकर उसके गले को छूते हुए बोला, तुमने मेकअप किया था, तुम कहाँ गई थी? विख्यात के सवाल को सुन निष्ठा को झटका लगा और वो हैरानी से विख्यात की तरफ देखने लगी, जो कि उसके चेहरे को ही घूर रहा था। जिसे देखते हुए निष्ठा हड़बड़ाते हुए जल्दी से बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। विख्यात निष्ठा की बात पर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तो तुम्हें लगता है मेरी आंखों में दिक्कत है? विख्यात की बात पर निष्ठा जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सच में घर से बाहर नहीं गई थी। विख्यात निष्ठा की बात पर उसके कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने और नज़दीक ले आया, तो निष्ठा विख्यात के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, सर। जिसे इग्नोर कर विख्यात निष्ठा के गले पर किस करते हुए उसके कान में बोला, लेट्स मेक दिस नाइट फनफुल। ये कहते हुए विख्यात के हाथ निष्ठा के शरीर पर चल रहे थे, जिस कारण निष्ठा को एक अजीब सी शिवर अपनी पूरी बॉडी में महसूस हो रही थी। जिसे देखते हुए विख्यात निष्ठा को एकदम से उसके कमर से पकड़ उठा लिया, तो निष्ठा के पैर विख्यात के कमर पर लिपट गए, जिस पर विख्यात उसके गले पर किस करते हुए उसे लेकर वॉशरूम से बाहर चला आया। विख्यात के छुअन से ही निष्ठा को अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो रुकना चाहती थी, जिस कारण उसने आखिरी कोशिश की, सर। मुझे ये अच्छा नहीं लग। अभी निष्ठा कह रही थी जब विख्यात ने अपने सख्त होंठ उसके नर्म होठों पर रखते हुए शांत करवा दिया और उसे बड़े एग्रेसिव होकर किस करने लगा, लेकिन जब उसने महसूस किया कि निष्ठा उसे जवाब नहीं दे रही, वो उसके होंठ से दूर होकर गुस्से से बोला, अपना मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो। जिसे सुनकर निष्ठा डर गई और उसने वैसा ही किया, जिसे देखते हुए विख्यात उसे फ्रेंच किस करने लगा और किस करते हुए बिस्तर पर ले आया। निष्ठा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी था थोड़ा एग्रेसिव से भरा लेकिन थोड़ा केयरिंग था। उसके शरीर में अनगिनत निशान थे, लेकिन विख्यात अभी भी नहीं रुका था। जब विख्यात और निष्ठा दोनों थक कर चूर हो गए, तब विख्यात उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसके गले में अपना चेहरा डालते हुए सो गया। निष्ठा जो अब तक अनकंफर्टेबल थी, न जाने क्यों उसे उन मजबूत बाहों में सिक्योर महसूस हो रहा था। वो भूल गई कि कुछ देर पहले ये वही विख्यात था जिसने उसे लगभग मार ही डाला था, लेकिन अभी वो एक छोटे बच्चे की तरह उसे अपने सीने से लगाए सो रहा था। निष्ठा हल्का सा सर घुमाकर घड़ी की तरफ देखने लगी, जिसमें सुबह के 5 बजे बज रहे थे। जिसे देखते हुए निष्ठा की आंखें बड़ी हो गई और उसके कानों में विख्यात की खुसफुसाहट आने लगी, जो कह रहा था, अंडरस्को आई गॉट हार्ड अगेन, वन मोर राउंड एंड हम अ लिटिल मोर। ये कहते हुए विख्यात अभी भी सो रहा था, जिसे सुनते हुए निष्ठा की आंखें भी बंद हो गई और उसने धीरे से कहा, मुझे मां नहीं बनना, नहीं बनना।
ये कहते हुए निष्ठा की दोनों आंखों के कोनों से आंसू बहते हुए तकिया पर गिरने लगे। तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? विख्यात और निष्ठा की जो नज़दीकियां हैं अब क्या हो चुकी है इनकी शुरुआत, और विख्यात क्या अब हो जाएगा निष्ठा के लिए पागल? अग्नि और उन्नति के बीच में क्या अभी भी रक्षित नाम का कांटा है, और क्या हुआ था फेयरवेल की नाइट को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। अब आगे। सुबह का वक्त, कोलकाता। विख्यात का फार्म हाउस। जब निष्ठा की नींद खुली तब उसने बेडरूम में खुद को अकेले पाया और उठकर बैठ गई। तब उसके कमर में बेतहाशा दर्द था, जिसे महसूस कर निष्ठा की एक आह निकल गई। उसने इधर उधर देखा तो उसकी नज़र सीधा घड़ी पर चली गई जिसमें 9 बजे बज रहे थे, जिसे देख निष्ठा की आंखें बड़ी हो गई और वो हड़बड़ी में उतरने लगी। जब विख्यात अपने हाथों में नाश्ते का ट्रे पकड़े अंदर आया, जिसे देखकर निष्ठा हैरान रह गई। विख्यात निष्ठा की हैरान भरी आंखों को देखते हुए बड़े प्यार से बोला, इस तरह से क्या देख रही हो? निष्ठा विख्यात के सवाल पर हकलाते हुए बोली, मैं वो शश और कुछ मत बोलो। कल जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे प्यार है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। निष्ठा, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? विख्यात ने निष्ठा की बात को बीच में कट उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा। निष्ठा विख्यात की बात को सुनते हुए उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, लेकिन क्या तुम्हें मेरा तुमसे प्यार करना अच्छा नहीं लगा? विख्यात ने इंटेंस भरी आवाज में कहा, जिसे सुनकर निष्ठा विख्यात को प्यार भरी आंखों से देखते हुए बोली, आपका मुझ पर गुस्सा होना भी मुझे अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे हो, मुझे भी आप बहुत अच्छे। What the hell are you saying? विख्यात में गुस्से भरी आवाज में कहा, जिस पर निष्ठा एकदम से अपने सेंस में आते हुए सामने की तरफ देखने लगी जहां विख्यात जिम बैग पकड़े खड़ा उसे ही अजीब नजरों से देख रहा था। जिसे देख निष्ठा इधर उधर देखने लगी तो वो अभी भी जमीन पर गिरी हुई थी और शायद वो इमेजिन कर रही थी। जिसे एक नज़र देखने के बाद विख्यात उसकी तरफ एक मेडिसिन का पैकेट फेंक कर बोला, ईट दिस राइट नाउ। विख्यात की हरकत पर निष्ठा उस मेडिसिन की तरफ देखने लगी, फिर विख्यात की तरफ देखते हुए बोली, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। विख्यात में निष्ठा की बात को बीच में कट जवाब दिया, जिसे सुनकर निष्ठा चुपचाप उन पिल्स उठाकर खा गई और विख्यात की तरफ देखते हुए बोली, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात बोलूं? जबकि तुम्हें पता है कि मुझे बुरा लग सकता है तो तुम क्यों बोलना चाहती हो? विख्यात ने मिनी फ्रिज से अपने लिए चिल वाटर निकालते हुए कहा, जिस पर निष्ठा अपना सिर झुकाकर धीरे से बोली, मुझे पता है कि मेरा मुझ पर कोई हक नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली यू हैव नो राइट ओवर यू आर माई प्रॉपर्टी। विख्यात ने सीधा सा जवाब दिया। विख्यात के इस एरोगेंट नेचर को देखते हुए निष्ठा की हिम्मत नहीं हो रही थी उससे कुछ कहने की, जिसे देखते हुए विख्यात उसकी तरफ एक बैग उछालकर बोला, पहन लो, हम जिम निकल रहे हैं, मेरे पास और टाइम नहीं है, ऑलरेडी तुमने काफ़ी वक्त बर्बाद कर दिया है मेरा। जिसे सुनकर निष्ठा जमीन से उठकर खड़ी हो गई, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे और वो धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी। जिसे देख विख्यात चिढ़ते हुए बोला, रुक जाओ। विख्यात की बात सुन निष्ठा के कदम रुक गए और वो उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ सर? जिसके जवाब में विख्यात उसके पास आ उसे अपनी बाहों में उठा लिया, जिसे देख निष्ठा घबराते हुए बोली, सर शट अप। विख्यात ने गुस्से में कहा। जिसे सुनकर निष्ठा चुप हो गई, जिस पर विख्यात उसे बाथरूम के अंदर ले गया और नीचे उतारते हुए बोला, तुम आज आराम करो, बाहर जाने का सोचना भी मत, और बिस्तर पर रहना, तुम्हारा खाना और सब जरूरत का सामान तुम्हें बेडरूम में मिल जाएगा। विख्यात की बात सुन निष्ठा की आंखों में चमक आ गई और वो विख्यात की तरफ देखने लगी, जिसे देख विख्यात अपने दांत पीस कर बोला, कुछ भी बकवास थिंक अगर दिमाग में आए तो उसे ड्रॉप कर दो, आई एम नॉट अ गुड बॉय। ये कहकर विख्यात बाथरूम से बाहर चला गया और वहां से सीधा जिम के लिए निकल गया। जिसे जाता हुआ देख निष्ठा खुद से बोली, ये क्या था? क्या उन्होंने मेरी परवाह की? ये सोचते हुए निष्ठा हल्का सा मुस्कुराते हुए खुद को क्लीन करने लगी। ये फीलिंग उसके लिए इसलिए थी क्योंकि उसकी माँ के अलावा आज तक उसकी परवाह किसी ने नहीं की थी और विख्यात का गुस्से में ही सही उसकी केयर करना उसे खुशी दे रहा था। कुछ देर बाद निष्ठा फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आए और अपने लिए कपड़े निकालने लगी, फिर कमरे से बाहर आ गई तो लिविंग हॉल में बैठा जोसेफ उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कमरे में रहने के लिए कहा गया है। जोसेफ की बात सुन निष्ठा नीचे आते हुए बोली, आई एम सॉरी, मेरे कारण कल रात को आप लोगों को तकलीफ हुई। निष्ठा की बात पर जोसेफ उसे देखते हुए बोला, अवॉइड करो, लेकिन तुम्हें कमरे में जाना चाहिए। जिसे सुन निष्ठा अपना से नहीं में हिलाते हुए बोली, मैं कमरे में अकेले क्या करूंगी? क्या मैं स्टडी रूम इस्तेमाल कर सकती हूं? दरअसल जिसकी बात को बीच में काट जोसेफ बोला, तुम कर सकती हो, पूछने की जरूरत नहीं है। जोसेफ की बात पर निष्ठा खुश हो गई, फिर कुछ पल चुप रहकर बोली, कल रात आपने किसी काव्यांश का नाम लिया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कौन है? ये वही है जिसने तुम्हें उस कोठे से बचाया था, जोसेफ ने जवाब दिया। जिसे सुन निष्ठा हैरान होते हुए बोली, लेकिन आपने तो कहा था
काव्यांश एक माफिया है, लेकिन वो अपने ग्रुप का सेकंड कमांडर है, जिसकी पहले प्रायोरिटी है पैसे कमाना, उसके बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, और वो पैसे ड्रग स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, मर्डर जैसे चीज़ों से पैसे कमाता है, जोसेफ ने जवाब दिया। जिसे सुनकर निष्ठा कंफ्यूज होते हुए बोली, अगर वो प्रोस्टिट्यूशन और स्मगलिंग करता है तो मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मेरे बॉस और काव्यांश बेस्ट फ्रेंड है, जब वो लोग 5 साल के थे तभी से साथ हैं, और एक तरीके से कहा जाए तो काव्यांश बॉस को कंट्रोल करते हैं, उनके गुस्से को, इसलिए तुम यहाँ पर थोड़ी कंफर्टेबल तरीके से हो, वरना कुछ भी हो सकता था। और जहाँ तक बात है तुम्हें बचाने की, तो उसने तुम्हें 5 लाख में खरीदा था, जिसके बदले उसने पूरे 50 लाख लिए थे मेरे बॉस से, जोसेफ ने जवाब दिया। निष्ठा जोसेफ की बात सुनकर अपनी मुट्ठी बांधते हुए बोली, अगर वो मुझे यहाँ नहीं बचता तो मेरी जिंदगी अच्छी होती, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं एक तमाचा उसके गाल पर रसीद दूंगी। जिसे सुनकर जोसेफ हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, उसका ऑरा ही इतना खतरनाक है कि मैं भी खड़ा नहीं हो पाता उसके सामने। लोग मजबूरी पर चलते गलत रास्ता अपनाते हैं, लेकिन उसने अमीर बनने के लिए गलत रास्ता अपनाया है, इसलिए इंसानियत की गुंजाइश तो हम नहीं रख सकते। निष्ठा जोसेफ की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, पता नहीं कैसा जानवर होगा। इतना कहते हुए निष्ठा किचन की तरफ चली गई, जिसे देख जोसेफ ने अपना सिर हिला दिया। डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता। काव्यांश की नींद खुली और वो बिस्तर से उतरने लगा, जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में उसे अपने बाहों में भरे सो रहा था। जिसे देखते हुए काव्यांश उस लड़की को खुद से दूर कर वहां पर रखे उसके फ़ोन में कुछ करने लगा, और एक पेन ड्राइव कनेक्ट करने के बाद उसे निकाल सीधा वॉशरूम में चला गया और शावर लेने लगा, जब उसे अपने सीने पर उस लड़की की छुअन का एहसास हुआ, जिस पर काव्यांश उस लड़की को खुद से दूर करते हुए बोला, गेट लॉस्ट। जिसे सुन वो लड़की हैरान रह गई और काव्यांश के सामने आते हुए बोली, कवि। जिस पर काव्यांश अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, ओह, हम इतने क्लोज है क्या? काव्यांश की बात सुन वो लड़की जल्दी से बोली, हाँ, कल रात। मुझ तो ये भी याद नहीं कि मैंने कल क्या खाया था, तो तुम तो फिर भी बहुत दूर हो, निकलो, काव्यांश ने बीच में कहा। जिसे सुनकर वो लड़की अपने पैर पटकते हुए वहां चली गई, जिसके जाने के बाद काव्यांश टॉवल लपेट बाहर आया और सीधा क्लोजेट की तरफ जाना लगा, जिस पर एक बॉडीगार्ड वहां आकर काव्यांश से बोला, बॉस, आपने नज़र रखने के लिए कही थी, हमने किया तो पता चला वो मैडम हर रोज रात को 10 बजे ओजा क्लब जाती है। ओह, तो मैडम थोड़ी रंगीन मिजाज की भी है, काव्यांश ने हल्की स्मर्क के साथ कहा। जिस पर बॉडीगार्ड जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, नो बॉस, वो वहाँ बार डांसर है। जिसे सुन काव्यांश को झटका लगा और वो अपना सर हिलाते हुए बोला, ऑक, नज़र रखो उस पर। काव्यांश की बात सुन बॉडीगार्ड अपना सर हिलाते हुए वहां से चला गया, जिसके जाने के बाद काव्यांश होंठों पर तिरछी मुस्कान लेकर बोला, ओह, तो अब मजा आएगा गेम में, मैं काफ़ी वक्त से बोर हो रहा था। ये कहते हुए काव्यांश क्लोजेट की तरफ चला गया। मुंबई, लाइफ केयर हॉस्पिटल। उन्नति ऋषभ के साथ हॉस्पिटल आई हुई थी। जब वो अधीरा के वार्ड के पास पहुंचे और अंदर जाने लगे तो वार्ड का दरवाजा खुला और अग्नि बाहर आया। जब उसकी नज़र उन्नति पर गई उसकी भौहें तन गई और वो अपने दांते पीसते हुए बोला, कहा था तुमसे अपनी घटिया शकल मुझे मत दिखाना, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? अग्नि की जली कटी सुनना ऋषभ उन्नति को साइड कर अग्नि के सामने आते हुए बोला, क्या हाँ, हम यहाँ तुमसे मिलने नहीं आए हैं, हम यहाँ अधीरा से मिलने आए हैं। जिसे सुन अग्नि ऋषभ को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, बाय द वे, हु आर यू? अग्नि के सवाल पर ऋषभ थोड़ा हड़बड़ा गया और अपनी बात रखते हुए बोला, मेरा नाम ऋषभ नारायण है और मैं उन्नति के चाचा जी बेटा हूँ, मैं अधीरा का सीनियर था जब हम यूनिवर्सिटी में थे तब। ये कहते हुए ऋषभ काफ़ी उदास हो गया था, जिसे एक नज़र देख अग्नि सपाट लहजे में बोला, फाइन, बट दोनों नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? उन्नति और ऋषभ ने एक साथ पूछा। जिसके जवाब में अग्नि उस दोनों को घूरते हुए बोला, क्योंकि मैं नज़र नहीं लगवाना चाहता अपनी बहन को, इसलिए निकलो तुम दोनों। जिसे सुन उन्नति अग्नि के सामने आ उसकी आंखों में आंखों डालकर बोली, तुम्हें जो कहना है कहते रहो, लेकिन मैं तो अधीरा से मिलकर रहूंगी, और जहां तक बात है अधीरा के सिचुएशन की, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन्नति के बात पर अग्नि अपनी आईब्रो चढ़ाकर बोला, क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस लाती कहाँ से हो तुम? सच में बड़ी मोटी चमड़ी से बनी हो। तो सुनो, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ, मैं जो करना चाहता था मैंने कर लिया, बट अब मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अग्नि की बात सुन उन्नति अपना सर हिलाते हुए बोली, ऑक, तुम बेशक दे सकते हो, बट अभी मुझे अधीरा से मिलने दो। जब तुम्हारा और मेरा को रिश्ता है ही नहीं, तो किस रिश्ते से तुम मेरी बहन से मिलना चाहती हो? अग्नि ने आंखों चढ़ाते हुए पूछा। जिसे देखकर ऋषभ अग्नि से बोला, सुना नहीं क्या मैंने कहा, मैं अधीरा का कॉलेज फ्रेंड था, अब यह रिश्ता उससे मिलने के लिए कम है, तो सुनो, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ऋषभ के इतना कहते ही अग्नि ने उसके मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया, जिससे ऋषभ सीधा जमीन पर गिर गया और उसके होंठ के किनारे फट चुके थे, जिससे उसके मुंह से खून आ रहा था।
अग्नि बिना किसी भाव के ऋषभ को घूरते हुए उसे फिर मारने के लिए आगे बढ़ा, तो उन्नति जल्दी से आगे बढ़कर अग्नि को पीछे खींचते हुए बोली, अग्नि स्टॉप। जिसे इग्नोर कर अग्नि उन्नति को दूर करते हुए बोला, तुम यहाँ से निकलो, मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की। अग्नि की बात सुनकर उन्नति उसे कमर से पकड़ पीछे खींचने की कोशिश करते हुए बोली, अगर वो दोनों रिलेशनशिप में थे तो क्या गलत है? अगर इसकी जगह कोई भिखारी होता तो मैं उसे भी एक्सेप्ट कर लेता अपनी बहन के लिए, लेकिन ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारी तरह ही धोखेबाज, इसलिए मर जाऊंगा लेकिन इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अग्नि ने उन्नति को पीछे धकेलते हुए कहा। जिसे देखते हुए ऋषभ जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उठकर खड़ा हुआ और अपने होंठ के किनारे से बह रहे खून को साफ करते हुए अग्नि से बोला, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़, सो नाउ यू स्टे अवे फ्रॉम माई सिस्टर। अगर मैंने तुम्हें उसकी परछाई के पास भी देख लिया तो तुम्हें जान से मार दूंगा, अग्नि ने अपनी आंखों में आग लिए ऋषभ को घूरते हुए कहा। जिसे देखकर एक पल के लिए ऋषभ भी डर गया, जिसे एक नज़र देखने के बाद अग्नि उन्नति को घूरते हुए बोला, निकलो, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूं। उन्नति अग्नि की बात सुन कुछ कहने लगी, जिसे इग्नोर करते हुए अग्नि ने उसे घूरा, जिस पर उन्नति कुछ भी नहीं कहा पाई। जब पीछे से अमृता की आवाज़ आई, उन्नति बेटा तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? अमृता की आवाज़ सुनकर उन्नति की आंखें चमक उठी और उसने सिर घुमा कर देखा तो पाया अमृता हाथों में बैग लिए खड़ी हुई थी। अग्नि अमृता को वहां देखकर उन्नति से बोला, ये मत सोचना कि मॉम के आ जाने से मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर नहीं निकल सकता, दफा हो जाओ यहाँ से और अपनी गंदी परछाई भी मेरी बहन के आसपास लेकर मत आना। अमृता अग्नि की बात सुन उसे नाराजगी से देखते हुए बोली, अग्नि मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, उन्नति का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके सो कॉल्ड भाई का तो लेना देना है, अग्नि ने जवाब दिया। जिस पर अमृता हैरान आंखों से अग्नि को देखते हुए बोली, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम बिना सोचे समझे बिना किसी सेंस के बात कर रहे हो, सिर्फ अपनी नफरत के चलते। अग्नि अमृता की बात पर उन्नति की तरफ इशारा करते हुए बोला, आपको पता है इसने मेरे साथ क्या किया? अपनी एंजॉयमेंट के चलते मेरी जिंदगी के पूरे 2 साल बर्बाद किए, जिस कारण आप लोगों से दूर रहा मैं। उन्नति अग्नि की बात पर उसे गुस्से से देखते हुए बोली, और तुमने क्या किया? फेयरवेल के नाइट मेरे साथ नाइट स्पेंड करके अगली सुबह मुझे छोड़कर बिना कुछ बोले चले गए। हाँ, क्योंकि मुझे जरूरी काम आ गया था, जिसके चलते मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा। मैंने तुम्हें मैसेज सेंड किया था, लेकिन जब मैं वापस आया तुमने क्या किया? अपने शो कॉल रक्षित कपूर के साथ मुझे चीट किया और मुझ पर रेप का इल्जाम लगाया, अग्नि उन्नति के बाजू को कसकर पकड़ते हुए गुस्से में कहा। जिसे सुनकर उन्नति अग्नि को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, मैं तुम्हें कोई चीट नहीं किया, रक्षित कपूर मेरा भाई है। ये सुन अग्नि ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, वाह, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें भाइयों के साथ सोने में भी इंटरेस्ट है। जिसके इतना कहते ही उन्नति ने अपनी पूरी ताकत से एक थप्पड़ अग्नि को मारने की कोशिश की, लेकिन अग्नि उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए झटक कर बोला, अगर गलती से ये गलती हो जाती तो तुम्हारे हाथ 1 महीने के लिए प्लास्टर से बंध चुके होते हैं। उन्नति अग्नि की बात पर आंखों में नमी लिए बोली, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के तुमने मुझे यूज किया? ओह रियली, सो व्हाई डिड यू ब्लेम मी फॉर योर रेप? अग्नि है दांत पीसते हुए कहा। जिस पर अग्नि अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, क्योंकि तुम बिना किसी हिंट के मुझे छोड़कर चले गए थे, तो तुम्हारे पास दिमाग नहीं था। पूरे 6 महीने मैंने तुम्हें डेट किया था, तुम्हारे लिए कितना पॉजिटिव था क्या तुम्हें नहीं पता था? जो तुम्हें लगा कि ये सब करने के बाद मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, अग्नि गुस्से में चीखा। जिसे सुनकर उन्नति डर से कांप उठी, जिसे देखते हुए अमृता अग्नि के हाथ को पकड़ते हुए बोली, अग्नि मॉम प्लीज, ये मेरे और इस लड़की के बीच की बात है, आज आर और पार का फैसला हो ही जाए, अग्नि ने अमृता को शांत करते हुए कहा। फिर उन्नति को देखते हुए आगे बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे इन झूठे आंसुओं पर यकीन कर लूंगा? उन्नति अग्नि की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, तुम्हारा मुझसे नफरत करना जायज है, लेकिन कम से कम मेरी एक बात, क्या तुमने कभी मेरी बात समझने की कोशिश की? क्या तुमने कभी मेरे फीलिंग्स को समझने की कोशिश की, जो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात को समझूं? अग्नि ने अपने दांत पीसते हुए कहा। जिस पर ऋषभ अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन उन्नति अब तुम्हारी वाइफ है। अग्नि ऋषभ की बात पर उसे घूरने लगा, जिसे देखकर ऋषभ घबरा गया। जब एक नर्स वार्ड से बाहर आकर उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, ये हॉस्पिटल है, प्लीज यहाँ चिल्लाए नहीं। नर्स की बात सुनकर सभी लोग शांत हो गए, लेकिन अग्नि अभी भी उन्नति को घूरे जा रहा था। जिसे महसूस करते हुए उन्नति अग्नि के हाथ को पकड़ ऋषभ से बोली, भैया आप माँ के साथ अधीरा से मिल लो, मुझे अग्नि से कुछ बात करनी है। इतना कहकर उन्नति अग्नि के हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए अपने साथ लिफ्ट के अंदर चली गई। अग्नि उन्नति और अपने हाथ को घूर रहा था, फिर एकदम से उससे अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोला, मुझे छूने की कोशिश मत करो। अग्नि की बात को सुन उन्नति उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, अग्नि अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो, अग्नि ने गुस्से में कहा।
जिसे सुन उन्नति को भी गुस्सा आ गया और वो एकदम से पंजों के बल उठकर जबरदस्ती अग्नि के चेहरे को पकड़ उसके होठों पर चूमने लगी। अग्नि गुस्से में उन्नति की बंद आंखों को घूर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें शांत होने लगी और अपने आप बंद हो गई। जब उन्नति को सांस लेने में दिक्कत हुई वो अग्नि से दूर होकर उसके सीने में अपना सर रखते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उन्नति की बात सुन अग्नि उसे देखते हुए बोला, अपने भाई को जेल पहुंचाओ, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करो और ये बात सुनिश्चित करो कि तुम वही करो कि जो मैं कहूँगा। मर जाओगी लेकिन कभी प्रजापति हाउस में अपने कदम नहीं रखोगी, उस घर के किसी भी मेंबर से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। मंजूर है? अगर हाँ तब तुम्हारी माफ़ी एक्सेप्ट करूँगा। तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? काव्यांश जो कि है किसी के पैरों का दीवाना, क्या वह उन पैरों को हर रोज देखने के लिए उसे लड़की को लेकर आ पाएगा या फिर सिर्फ वह उसका एक दिखावा था? क्या निष्ठा और काव्यांश के मुलाकात पर निष्ठा उसे सच में थप्पड़ मारेगी? विख्यात के इस एरोगेंट नेचर को क्या निष्ठा कभी झेल पाएगी? क्या अग्नि ऋषभ और अधीरा के रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा और क्या उन्नति अग्नि के कंडीशन को मानेगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। अग्नि और उन्नति लिफ्ट में थे जब अग्नि ने कहा कि उन्नति को अगर उसके साथ रहना है तो अपने प्रजापति फैमिली को छोड़ना होगा, जिसे सुनकर उन्नति हैरानी से उसे देखने लगी। अग्नि उन्नति की हैरान आंखों को देखते हुए बोला, क्या हुआ? शौक में हो? तो मैं दोहराता हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ इज्जत के साथ रहना है तो अपनी सो कॉल्ड चीप फैमिली को छोड़ना होगा। अगर तुम उनसे बात करती हो या उनसे मिलने की कोशिश करती हो तो मैं क्या करूँगा तुम मुझसे भी बेहतर तरीके से जानती हो। जिसे सुनकर उन्नति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जिस कारण उन्नति अग्नि को देखते हुए बोली, अग्नि, घर छोड़ना अलग बात है और अपने घर वालों से रिश्ते तोड़ना बहुत बड़ी बात है। अग्नि उन्नति की बात सुनकर अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, क्या बात है, तुम तो सच में शादी के बाद बहुत होशियार हो गई हो। शायद मेरे छत्रछाया का असर हो रहा है तुम पर। तो सुनो, मेरे लिए रिश्ता तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस पर उन्नति अग्नि के हाथ को पकड़ते हुए बोली, आरव भैया के खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी, लेकिन उन्होंने अधीरा के साथ कुछ नहीं किया। अग्नि उन्नति की बात सुन उसके हाथ को अपने हाथ से झटकते हुए बोला, फाइन, तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया है ना, तो तुम्हें उसके खिलाफ कुछ पुलिस कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। उन्नति अग्नि के झटके हाथ की तरफ देखने लगी जब लिफ्ट का दरवाजा खुला और वही लड़की अंदर आई जो पिछली रात अग्नि को मिली थी। अग्नि बिना उस लड़की पर ध्यान दिए बस उन्नति को घूरे जा रहा था, जिसे वो लड़की नोटिस नहीं कर पाए और खुश होते हुए बोली, मुझे लगा कि मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी, थैंक गॉड कि आप मुझे यही मिल गए। उस लड़की की बात सुन उन्नति कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगी। उसका ध्यान पूरी तरीके से अग्नि से हट चुका था, जिसे देखते हुए अग्नि उस लड़की से बोला, एक्सक्यूज मी, डू आई नो यू? अग्नि की बात सुन वो लड़की थोड़ी सी ऑकवर्ड होते हुए बोली, सर, आप सच में बड़े भुलक्कड़ हैं, आपको बादाम खाना चाहिए, कल रात मैं आपको मिली थी ना, हम दोनों साथ थे। जिसे सुन उन्नति अग्नि की तरफ गुस्से से घूरने लगी तो अग्नि उसकी नज़रों को इग्नोर कर उस लड़की से बोला, हाँ मुझे याद आया, क्या हुआ? मैं आपके कोट को देना चाहती थी, मैं लेकर आई हूँ। उस लड़की ने अपने हाथ में पकड़े बैग को अग्नि की तरफ बढ़ाकर कहा। जिसे देखते हुए उन्नति उस लड़की से बोली, कौन हो तुम? जिसके जवाब में वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम ताशा है और कल इन्होंने मेरी मदद की थी। मदद? कैसी मदद? उन्नति ने कन्फ्यूजन में पूछा। जिसे सुनकर ताशा अपने हाथ में पकड़े बैग को उन्नति के हाथ में देते हुए बोली, दरअसल कल मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में थी तो इन्होंने अपना कोट मुझे दिया और बिना मुझसे कुछ बात किए चले गए। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं उनसे मिल पाऊंगी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, हम दोनों फिर से आमने सामने आ गए। ताशा की बात पर उन्नति अग्नि के हाथ को कसकर पकड़ते हुए उसे अपने पास लाकर ताशा से बोली, हमारी किस्मत साथ जुड़ी हुई है, आप गलती से हमारे रास्ते में आ गई। उन्नति की हरकत को देखते हुए अग्नि की आंखों के सामने कुछ लम्हे होकर गुजर गए और ताशा उन्नति के पजेसिवनेस पर हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, लगता है आप उनकी गर्लफ्रेंड है। जिसके जवाब में उन्नति अपने बालों को साइड कर अपना सिंदूर दिखाते हुए बोली, वाइफ हूँ। ताशा एक नज़र उन्नति के सिंदूर को देखने के बाद मुस्कुराते हुए बोली, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते हैं। आई नो, यूनिवर्सिटी में भी सब हमें यही कहते थे, हम लव बर्ड्स के नाम पर इतना फेमस जो थे। वैसे आप कौन सा फ्लो पर जाओगी? बटन नहीं दबाया आपने? उन्नति ने ताशा के ध्यान को लिफ्ट की तरफ खींचते हुए कहा। जिसे सुनकर ताशा अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, मैं अपने भाई को आज डिस्चार्ज करके लेकर जा रही हूँ और मेरा फ्लो भी आ गया। ताशा की बात सुनकर उन्नति ने अपना सिर हिला दिया तो ताशा अग्नि को देखते हुए लिफ्ट से बाहर जाने लगी तो उन्नति जानबूझकर अग्नि के सामने आकर खड़ी हो गई ताकि ताशा उसे देख भी ना पाए। जिसे देखते हुए अग्नि उन्नति को बुरी तरीके से घूरने लगा, जिसकी घूरती हुई आंखों को खुद पर महसूस कर उन्नति भी उसे घूरते हुए बोली, पहले तुम चाहे भाड़ में जाते, मुझे मतलब नहीं था, अब हम दोनों शादीशुदा हैं, कम से कम अब तो जरा शर्म लिहाज रखो। उन्नति की बात पर अग्नि अपने दांत पीसते हुए बोला, शर्म लिहाज की बात तुम मत करो,
क्योंकि वो तुम्हारे अंदर नहीं है, और जहां तक बात है शादीशुदा होने की, मैं कल ही तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिया। अग्नि की बात सुनकर उन्नति उसे देखते हुए बोली, अग्नि, तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए ना? ठीक है, लेकिन उसके लिए भी हमें 6 महीने एक साथ रहना जरूरी है। फैमिली कोर्ट में कुछ भी जरूरी नहीं होता, मुझे छोड़कर तुम्हारा किसी और के साथ भी चक्कर है, फैमिली कोर्ट में मुझे यूं तुरंत डाइवोर्स मिल जाएगा तुमसे, और तुम जैसी बला मेरी जिंदगी से चली जाएगी, अग्नि में चुटकी बजाते हुए कहा। जिसे देखकर उन्नति अग्नि के कॉलर को कसकर पकड़ते हुए बोली, तुझे समझ नहीं आता, मैंने क्या कहा? मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है, पोपट कहीं का। उन्नति के कॉलर पकड़ने पर अग्नि उसे खुद से दूर करते हुए बोला, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए जरा इज्जत देकर बात करो आप, कहकर उन्नति एकदम से अग्नि के पास आकर उसके ऊपर चढ़ने लगी, जिसे देख अग्नि उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोला, उन्नति मैं थप्पड़ मार दूंगा, मुझे इरिटेट मत करो। ये कहते हुए उनकी लिफ्ट जाकर टेरेस पर रुकी, जहां पहुंचकर अग्नि तुरंत अंदर चला गया और उन्नति भी उसके पीछे चली आई। उन्नति पूरे टेरेस को देखते हुए जाकर दीवार पर चढ़ते हुए अग्नि से बोली, मिस्टर राठौर, अगर तुमने मुझे डाइवोर्स देने की कोशिश की तो मैं इस दीवार से नीचे कूद जाऊंगी। तुम चाहे भाड़ में जाओ, अग्नि ने सिगरेट निकाल स्मोक करते हुए कहा। जिसे देखकर उन्नति उसे फिर से आगाह करते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में कूद जाऊंगी। जिसे सुनकर अग्नि ने उसे हाथ के इशारे से कूद जाने को कह दिया तो उन्नति जोर से चिल्लाते हुए गिरने लगी, जिसे देख अग्नि दौड़कर उसके पास आ उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, इडियट। ये कहते हुए अग्नि अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्नति को ऊपर खींच लिया तो उन्नति अग्नि के सीने से लग गई। जिसे देखकर अग्नि उन्नति को खुद से दूर धक्का देते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? यहां से गिरती तो मर जाती। अपनी जली कटी सुनाकर तुम मुझे ऑलरेडी मार चुके हो, और क्या चाहिए आज मैं सच में मर जाती, उन्नति ने आंखों में आंसू लिया कहा। जिसे देखते हुए अग्नि वहां पर रख बेंच पर जाकर बैठ गया और सिगरेट निकालकर फिर से स्मोक करने लगा। जिसे देखते हुए उन्नति उसके पास आकर उसके हाथ से सिगरेट लेने लगी तो अग्नि उसे घूरने लगा। उन्नति फिर से अग्नि के हाथ से सिगरेट लेने की कोशिश करने लगी, जिसे एक नज़र देख अग्नि फिर से सिगरेट की एक लंबी कश भरने के बाद उन्नति के बालों को कसकर पकड़ उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया। उन्नति की आंखें अग्नि की हरकत पर बड़ी हो गई। जब अग्नि ने उसे झटके से छोड़ा तो उन्नति जोर जोर से खांसने लगी। जिसे खांसता हुआ देख अग्नि उठकर लिफ्ट की तरफ जाते हुए बोला, जब तुम्हारा फैसला अटल हो तब तुम मेरे सामने आ जाना, वरना मुझसे दूर रहना। इतना कहकर अग्नि जाकर लिफ्ट में चढ़ गया और उन्नति बस उसे जाता हुआ देखती रह गई। कोलकाता, ब्लैक पाइथन जिम। दोपहर का वक्त। विख्यात के मैच को सिर्फ एक हफ्ते रह गए थे, जिस कारण वो अपनी प्रैक्टिस पर अपना पूरा जोर लगा रहा था, क्योंकि इससे उसका एक फ़ायदा था। पहला, वो बांग्लादेश में अपनी पहचान छोड़ने वाला था, और दूसरा, उसके जीतने पर उसके मॉम और डैड को फ़ायदा होने वाला था। कोच विख्यात की प्रैक्टिस को देखते हुए उसके पास आकर बोले, दैट्स इनफ फॉर नाउ, जाकर फ्रेश हो जाओ। कोच की बात सुन विख्यात वॉशरूम की तरफ चला गया, जहां पर सारे ट्रेनर शावर लेते थे। विख्यात अपने सारे कपड़े निकाल वहां पर शावर लेने लगा, जब उसके बगल से कृत ने कहा, विख्यात, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? कृत की बात पर विख्यात ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसे देखते हुए कृत आगे बोला, क्या तुम मुझे बताओगे कि निष्ठा आज जिम क्यों नहीं आई? विख्यात कृत के सवाल पर एकदम से उसकी साइड आ गया तो कृत अपने आप को ढकने की कोशिश करते हुए बोला, विख्यात। विख्यात कृत की हरकत पर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, मैंने टेस्ट बदला नहीं है, अदरवाइज यहाँ से तुम बाहर नहीं जा पाते। विख्यात की धमकी पर कृत थोड़ा सा सकपका गया और अपनी बात रखते हुए बोला, अब हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं, इसलिए बस मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। विख्यात कृत की बात सुन एक नज़र उसे घूरने के बाद फिर से जाकर शॉवर लेने लगा और अपने कपड़े पहनते हुए वहां से निकल गया। जिसके जाने के बाद कृत खुद से मुंह बनाते हुए बोला, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? निष्ठा कैसे रहती होगी इस सनकी के साथ? इतना कहते हुए कृत अपना फ़ोन निकाल निष्ठा को मैसेज कर दिया और उसके रिप्लाई आने का वेट करने लगा, लेकिन निष्ठा ने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया। जिसे देखते हुए कृत एक गहरी सांस भरकर वॉशरूम से बाहर चला गया। शाम का वक्त। विख्यात का फार्म हाउस। निष्ठा किचन में खड़ी विख्यात के लिए डाइट चार्ट बनाते हुए शेफ को सब कुछ बता रही थी, जिसे शेफ बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब निष्ठा को बाहर से कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन निष्ठा को लगा कि विख्यात आ गया है, जिस कारण वो जल्दी से बाहर आए और ऊपर की तरफ जाने लगी। लेकिन जो शख्स अंदर आया हुआ था वो थोड़े जोर से बोला, रुक जाओ। जिसे सुनकर निष्ठा के कदम रुक गए और उसने सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर सुमित धनराज अलीशा के साथ खड़े हुए थे। जिन्हें देखते हुए निष्ठा को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। जब सुमित निष्ठा के सामने आकर उसे देखते हुए बोले, कौन हो तुम और विख्यात के घर में क्या कर रही हो? अलीशा सुमित की बात सुनकर निष्ठा की तरफ इशारा करते हुए बोली, आप इससे पूछ क्या रहे हैं अंकल? ये वही लड़की है जो विख्यात के साथ थी और उसके जानबूझकर करीब जाने की कोशिश कर रही थी।
अलीशा को भड़कता हुआ देख सुमित उसे हाथ दिखाकर चुप रहने को कहने के बाद निष्ठा को देखते हुए बोले, कौन हो तुम? उन दोनों के इस तरीके से अचानक टूट पड़ने पर निष्ठा बुरी तरीके से घबरा गई थी। जब जोसफ वहां पर आते हुए सुमित से बोला, बिग बॉस। जोसफ की आवाज़ सुन सुमित उसे घूरते हुए बोले, मैंने तुम्हें सिर्फ विख्यात का बॉडीगार्ड चुना था, लेकिन तुम तो उसके बाप बनने लगे। जिसे सुनकर जोसफ अपना सिर झुकाते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, मैं वही करता हूं जो मुझे बॉस करने के लिए कहते हैं। जोसफ की बात पर सुमित ने निष्ठा की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया, ये लड़की कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है? जिसके जवाब में जोसफ बड़े एलिगेंट तरीके से बोला, ये लाइफ केयर एजेंसी की फिजियोथेरेपिस्ट है, जब बॉस वापस आएंगे तब ये उनका सेक्शन करेगी, क्योंकि हाल ही में बॉस के कंधे पर चोट आई थी, जिस कारण उन्हें काफ़ी दर्द होता है। अलीशा जोसफ की बात सुनकर बोली, लेकिन मैंने इसे जिम में भी देखा था, कल जिम में थी और आज घर में, कल बेडरूम तक घुस जाएगी। अलीशा की बात पीछे से विख्यात आते हुए बोला, तुम मेरे बिस्तर को एफर्ट नहीं कर सकती, तो तुम्हें दूसरे से क्यों जलन हो रही है अलीशा? विख्यात की आवाज़ सुन अलीशा ने जल्दी से सिर घुमाकर देखा और एकदम से उसके सामने आकर बोली, तुम आ गए। जिसे देख विख्यात एक कदम पीछे होने के बाद निष्ठा के सामने आकर बोला, तुमसे कहा था ना कमरे में रहना, तुम नीचे क्या कर रही हो, इतनी जल्दी ठीक हो गई? विख्यात को इतना नॉर्मल देखकर अब निष्ठा को भी अजीब लग रहा था और सुमित विख्यात के इग्नोर करने पर अपने दांत पीसते हुए बोले, विख्यात चिल्लाए मत, मुझे शोर बिल्कुल नहीं पसंद, विख्यात ने गुस्से में कहा। जिसे सुनकर सुमित विख्यात को बुरी तरीके से घूरते हुए बोले, अगर तुम्हारा चक्कर इस लड़की के साथ चल रहा है तो ड्रॉप कर दो, क्योंकि तुम्हारी शादी अलीशा के साथ ही होगी। सुमित की बात पर विख्यात अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, आप एक ही डायलॉग बार बार बोलकर तक नहीं जाते, इट डजेंट मैटर बट आई डेफिनेटली गेट बोर्ड लिसनिंग टू द सेम डायलॉग अगेन एंड अगेन, इसलिए कुछ नया सीख कर आइए। विख्यात की बात सुन अलीशा उसे देखते हुए बोली, बेबी, मैंने तुम्हें कल इसके साथ जिम में देखा था, तुम उसे किस कर रहे थे? अलीशा की बात सुन विख्यात अपना सिर हिलाते हुए निष्ठा को उसके कमर से पकड़ अपने पास लाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया। जिसे देखकर निष्ठा की आंखें बड़ी हो गई, वही जोसफ ने अपना सर नहीं में हिला दिया और सुमित गुस्से से भर उठे और अलीशा की आंखों में आंसू आ गए। सुमित विख्यात को निष्ठा से दूर कर उसे मारने के लिए हाथ ऊपर करने लगे, तो विख्यात ने उन्हें सिर्फ घूर कर देखा। जिसे देखते हुए सुमित गुस्से से बोले, मैं इस लड़की को मरवा दूंगा। विख्यात सुमित की बात सुन व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, जिस कॉन्फिडेंस और सरलता के साथ आपने ये बात कही है, काश आप ये कर पाते, बट यू कांट इवन टच अ हेयर ऑफ हिज। अलीशा विख्यात की बात सुन आंखों में आंसू लिए बोली, विख्यात, मुझे किसी की बेइज्जती करने में बहुत मजा आता है, स्पेशली तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए हर बार बेइज्जत होने के लिए मेरे दरवाजे पर आ जाती हो। अगर तुम्हें ज़रा से भी शर्म लिहाज है तो तुरंत मुझसे शादी करने के सपने छोड़ दो, क्योंकि मैं ये तुम्हारी सपनों में भी नहीं करने वाला, विख्यात ने सीधा सा जवाब दिया। जिसे सुनकर अलीशा की आंखों से आंसू का एक कतरा उसके गाल पर बह गया। ये देखने के बावजूद विख्यात उसे इग्नोर कर निष्ठा से बोला, मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, सो लेट्स गो फॉर अ मसाज। इतना कहकर विख्यात निष्ठा के हाथ को पकड़ बिना किसी पर ध्यान दिए उसे खींचते हुए ऊपर की तरफ ले गया और जाते हुए जोसफ से बोला, मेरे आने तक पूरा गार्बेज साफ हो जाना चाहिए। जिसे सुनकर जोसफ थोड़ा सा हिचकिचा आ गया और सुमित की तरफ देखते हुए बोला, सर। सुमित जोसफ की बात सुन गुस्से से उसकी तरफ देखने के बाद वहां से आगे की तरफ चला गया। जिसे देख अलीशा उसके पीछे जाते हुए बोली, अंकल। जिसे सुनकर सुमित बाहर रखकर अलीशा से बोला, हमें कुछ तगड़ा प्लानिंग करना होगा, ताकि विख्यात खुद उस लड़की को घर से बाहर निकाल दे और बाकी उसके घर से निकलते ही हम उसे मरवा देंगे। अलीशा सुमित की प्लानिंग को सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, इसीलिए आप मुझे बहुत पसंद हो। जिसे सुन सुमित मुस्कुरा दिया और वो लोग वहां से चले गए। वहीं फार्म हाउस के अंदर निष्ठा बड़ी बड़ी आंखों से विख्यात को देख रही थी। जिसे महसूस करते हुए विख्यात बिना उसकी तरफ देख बोला, क्या तुम्हें मेरे साथ सोना है? जिसे सुन निष्ठा एकदम से अपने सेंस में आते हुए अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, बिल्कुल नहीं। निष्ठा के इनकार को सुनकर विख्यात उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, तुम्हारा और कृत का क्या लेना देना है? तारांकन, क्या हो रही है? धीरे धीरे जलना से मोहब्बत के बीच की दास्तान पूरी, और क्या विख्यात और निष्ठा के लिए रचाया गया षड्यंत्र अंजाम को पूरा करेगा? अग्नि और उन्नति के बीच की दूरियां कब खत्म होगी, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। विख्यात के अचानक सवाल को सुनकर निष्ठा कंफ्यूज होते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं सर? जिसके जवाब में विख्यात अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, आर यू सीरियस? क्या तुम सच में इतनी ही इनोसेंट हो? जिस पर निष्ठा अभी भी कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। जिसे देखते हुए विख्यात उसके बाजू को कसकर पकड़ते हुए बोला, यू नो ना निष्ठा गांधी, आई बॉट यू, देन यू आर माई प्रॉपर्टी, सो स्टे अवे फॉर एवरीबडी, अदरवाइज आई विल किल यू।
ये कहते हुए विख्यात की पकड़ निष्ठा के हाथों पर मजबूत होती जा रही थी, जिस कारण निष्ठा के चेहरे पर दर्द उभर रहा था और वो विख्यात के हाथ को अपने हाथ से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, सर, सर प्लीज़, आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, उनका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। निष्ठा के फेस के दर्द को देखते हुए विख्यात उसे झटके से छोड़कर बोला, मुझे भूख लगी है। जिसे सुन निष्ठा जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैंने आपके लिए बनाया है नाश्ता। इतना कहकर नाश्ता जल्दी से कमरे से बाहर की तरफ चली गई, जिसके जाते ही निष्ठा, जिसको विख्यात में एक एंड्रॉयड फ़ोन दिया था, उसकी मैसेज ट्यून बजी। जिसकी आवाज़ सुनकर विख्यात ने एक नज़र फ़ोन की तरफ देखा और अपने कपड़े चेंज करने लगा। जब एक बार फिर उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन टोन बजा और अब विख्यात को क्यूरियोसिटी हो चुकी थी उसके फ़ोन को चेक करने की, जिस कारण वो निष्ठा का फ़ोन उठाकर देखने लगा और उसके पूरे फ़ोन को देखते हुए बोला, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने दिया था, कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं, सोशल मीडिया भी नहीं। ये कहते हुए विख्यात ने स्क्रीन को स्लाइड किया और देखा तो एक अननोन नंबर से उसे मैसेज था। उसने उसे ओपन किया जिसमें लिखा हुआ था, हेलो निष्ठा, मैं कृत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने तुम्हारा खड़ूस बॉस से पूछा लेकिन गंदी बातें कर रहा था। जिसे पढ़ते हुए विख्यात की आंखें डार्क हो गई और उसने कृत को मैसेज बैक किया, ओह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना लिखने के बाद विख्यात फ़ोन को रखने लगा जब एकदम से रिप्लाई आया। ये देखकर विख्यात अपने दांत पीसते हुए बोला, इसकी तो बैंड बजानी पड़ेगी। इतना सोचते हुए विख्यात ने कृत का मैसेज खोला, तब उसमें फिर से लिखा हुआ था, अगर तुम ठीक हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं कल तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आऊँगा, इसलिए ब्रेकफास्ट मत करना, हम दोनों साथ करेंगे और अभी मैं जा रहा हूँ। जिसे पढ़ने के बाद से विख्यात के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और उसने कृत को रिप्लाई किया, ठीक है, कल जिम के ट्रेनिंग रूम में मिलते हैं। इतना लिखने के बाद विख्यात ने सारे मैसेज डिलीट कर दिए और उसके शैतानी दिमाग में कुछ चल रहा था जब निष्ठा ट्रे में रात का डिनर लेकर आ गई। जिसे देखते हुए विख्यात निष्ठा से शरारती आवाज में बोला, तुम चाहती हो कि मैं जल्दी डिनर लूं, फिर हम जल्दी शुरू करें ताकि जल्दी खत्म हो जाए, है ना? विख्यात की बात सुन निष्ठा हद बढ़ाते हुए बोली, नहीं सर, ऑलरेडी 8 बज चुके हैं और कुछ देर बाद आप खाओगे, इसलिए मैं ले आए। जिसे सुनकर विख्यात अपने कपड़े उतारते हुए बाथरूम में चला गया। निष्ठा को विख्यात की हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि विख्यात बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बोल्ड भी। जिस कारण निष्ठा खाने का ट्रे लेकर कॉफ़ी टेबल पर आ गई और डिनर अरेंज करने लगी। जिसके कुछ देर बाद विख्यात वॉशरूम से बाथरोब में बाहर आया और सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया। विख्यात सोफे पर बैठकर डिनर की तरफ देखने लगा, जिसमें पनीर करी, उबले हरे मटर का सलाद, ब्राउन राइस के साथ प्रोटीन शेक था। जिसे देखते हुए विख्यात निष्ठा की तरफ देखकर बोला, यू नो आई हैव टू प्ले अंडर वेट। जिसे सुनकर निष्ठा अपना सिर हिलाते हुए बोली, यस सर, और मैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारा डिनर प्रिपेयर किया है। निष्ठा की बात पर विख्यात बिना कुछ बोले चुपचाप अपना डिनर करने लगा। निष्ठा को विख्यात की यही बात अच्छी लगती थी, खाने में नखरे नहीं थे उसके, जो मिल जाता वो चुपचाप खा लेता था। विख्यात को खाता हुआ देख निष्ठा ने चैन की सांस ली। जब विख्यात निष्ठा से बोला, टुमारो अर्ली मॉर्निंग वी बोथ विल गो फॉर हॉट स्टीम, उसके बाद जिम चलेंगे। निष्ठा विख्यात की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, लेकिन मैं क्यों? अगर वहां मेरा रोमांस करने का मन किया तो? विख्यात से निष्ठा को देखते हुए कहा। जिसे देख निष्ठा अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है। तब तक विख्यात ने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया। जिसे देखकर निष्ठा हैरान रह गई तो विख्यात उठते हुए बोला, रख कर आओ राइट नाउ, अपना डिनर यही ले आना और एक राउंड होने के बाद खा लेना। जिसे सुनकर निष्ठा डर से कांपते हुए चुपचाप सारे प्लेट ट्रे में रखते हुए वहां से चली गई। निष्ठा तकरीबन 15 मिनट बाद वहां वापस आई तो उसने देखा विख्यात टीवी देख रहा था, जिसमें किसिंग सीन चल रही थी। जिसे देखकर निष्ठा के गाल लाल हो गए जब विख्यात ने कहा, हम सो लेट्स स्टार्ट। जिसे सुनकर निष्ठा जल्दी से विख्यात के सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, सर मुझे पता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हूं, लेकिन जब प्रॉपर्टी को तकलीफ हो तब ओनर को भी तकलीफ होनी चाहिए। क्या ये कोई फैक्ट है? बहुत बकवास है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, विख्यात ने सीधा सा जवाब दिया। जिसे सुनकर निष्ठा जल्दी से बोली, सर मेरे ख्याल से हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। क्या यहाँ पर कोई स्टडी चल रही है जो हमें टाइम टेबल बनाना है कि हमें किस टाइम पर पढ़ना है? विख्यात ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा। जिस पर निष्ठा अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, नहीं, लेकिन आप जो हर रोज करना चाहते हैं वो भी सही नहीं। मतलब देखा जाए तो किसी के मूड में और दोनों के मूड में फ़र्क होता है, एंड आपको जो प्लेजर चाहिए नहीं मिल पाएगा, इसलिए क्या हम ये तय करें कि हम आपके मैच के एक दिन पहले ही वो करें? विख्यात निष्ठा की बात सुन अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, मेरे मैच हर मंथ 2 बार होते हैं, तो तुम कहना चाहती हो कि अदर डे अगर मेरा मूड रहा है तो भी मैं कंट्रोल करूं? निष्ठा विख्यात की बात पर गहरी सांस भरकर बोली, सर। जिसकी बात को बीच में कट विख्यात बिस्तर से उठकर निष्ठा के सामने आकर उसके बगल से होकर गुजर गया और दरवाजा अंदर से बंद कर निष्ठा की तरफ आते हुए बोला, शट अप।
इतना कहकर विख्यात निष्ठा के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए उसे चूमने लगा, जिसे महसूस करते हुए निष्ठा ने कसकर विख्यात के बाथरोब को अपनी मुट्ठी में भर लिया। लाइफ केयर हॉस्पिटल, मुंबई। अधीरा का वार्ड। उन्नति अग्नि से जैसे तैसे लड़ झगड़ कर रुक गई थी, लेकिन ऋषभ वापस चला गया था। अधीरा का इलाज साइकेट्रिस्ट द्वारा किया जा रहा था ताकि वो उस ट्रॉमा से जल्दी बाहर आ सके। अभी उन्नति अधीरा के वार्ड में थी, जहां अधीरा चुपचाप बैठी हुई थी। जब विधान वार्ड के अंदर आए, अधीरा ने दरवाजा खोलने की आवाज़ सुन उसे तरफ देखा और धीरे से बोली, पा। विधान अधीरा की बात पर उसके पास आकर बोले, क्या हुआ? मेरी प्रिंसेस को कुछ चाहिए? जिसके जवाब में अधीरा अपना सिर हिलाते हुए बोली, पानी। उन्नति अधीरा की बात सुनकर बोली, तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए ना अधीरा। उन्नति की बात सुन विधान उसे हाथ दिखाते हुए बोले, कोई बात नहीं। इतना कहकर विधान ने अधीरा को पानी पिलाया और उसके सर को सहलाते हुए बोले, तुम्हें नींद आ रही होगी ना, सो जाओ। विधान की बात सुन अधीरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, पा। आई एम इनरिस्पॉन्सिबल, मैंने उसका दिल दुखाया, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है ना। ये कहते हुए अधीरा की आंखों में आंसू भर आया, जिसे देखते हुए विधान अपना सर नहीं में हिलाकर बोले, रोना बंद करो, और तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है, तुम एक बुरा सपना देख रही थी। जिसे सुनकर अधीरा अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोली, और ये निशान? उन्नति अधीरा के सवाल पर टॉवल लाकर अधीरा के हाथ पर ढकते हुए बोली, देखो, सारे निशान भी चले गए। उन्नति की बात पर अधीरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, भाई कहाँ है? अधीरा के सवाल पर उन्नति ने अपना सर नहीं में हिला दिया, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था। जब विधान अधीरा के सवाल का जवाब देते हुए बोले, अग्नि को कोई जरूरी काम याद आ गया था, बस वो वही गया है। जिसे सुनकर अधीरा ने अपना सिर हिला दिया और बिस्तर पर लेटकर बोली, मैं सो रही हूँ, मुझे कल घर जाना है। ये कहते हुए अधीरा ने अपनी आंखें बंद कर दी तो विधान उसके सर को सहलाने लगे, जिसे देखते हुए उन्नति विधान को हाथ के इशारे से बाहर की तरफ जा रही हूँ कहकर चली गई। उन्नति जैसे ही दरवाजे को बंद कर पलटने को हुई, एकदम से अग्नि के सीने से टकरा गई और अपने सर को पकड़ते हुए बोली, आह, कौन दीवार आ गया मेरे सामने। ये कहते हुए उसने सर उठाकर देखा तो अग्नि उसे ही अजीब नज़रों से घूर रहा था। जिसे देखते हुए उन्नति थोड़ी सी घबरा गई तो अग्नि उसे साइड में धकेलते हुए बोला, गधे की तरह क्यों खड़ी हो, निकालो यहाँ से छोटा चेतन। अग्नि की बात पर उन्नति उसके शर्ट को पकड़ पीछे खींचते हुए गुस्से से बोली, तुमने छोटा चेतन किसे कहा? तुम क्या हो, नारियल का पेड़? ज्यादा होशियारी दिखाई तो केले की तरह छील दूंगी तुम्हें। अग्नि उन्नति की बात सुन पलटकर उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? उन्नति अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए बोली, पहले की तरह मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत करना, तुम्हारे शरीर के सारे पुर्जे अलग कर दूंगी मैं। अग्नि उन्नति की छोटी छोटी मुट्ठियों को देखने के बाद उसे कमर से पकड़ कर उठा लिया तो उन्नति का मुंह बन गया। जिसे इग्नोर कर अग्नि उन्नति को लेकर वेटिंग रूम में आ गया और उसे नीचे उतर कुर्सी पर पटकते हुए बोला, हाइट और स्ट्रेंथ देखकर बात किया करो। उन्नति अग्नि की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोली, पिछले 3 दिनों से तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो जैसे कॉलेज टाइम पर किया करता था, राइट? रूडली, क्योंकि तुम वो डिजर्व करती हो, अग्नि ने उन्नति की बात को पूरा करते हुए कहा। जिसे सुनकर उन्नति अपना सिर नीचे झुकाते हुए बोली, कॉलेज टाइम पर मुझे बहुत सारी गलतियां हुई है, लेकिन जो मोमेंट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर किया है वो सब खुशी से भरे हुए थे और इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई दो राय नहीं है, ये बात तुम भी जानते हो। अग्नि उन्नति की बात सुन उसे देखते हुए बोला, मैं पहले जितना शांत था तुमने मुझे उठाना ही अशांत बना दिया है। अग्नि की बात पर उन्नति जल्दी से कुर्सी से खड़ी हो अग्नि के सामने आकर बोली, मैं तुमसे उन सभी गलतियां के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जिस पर अग्नि ने एक गहरी सांस भरी। जब वहां पर अरण्य चला आया, जिसे देखकर अग्नि थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जिसे इग्नोर कर अरण्य सीधा उन्नति के सामने आकर उसे घूरते हुए बोला, मेरे दोस्त को छोड़कर उसके दिल के साथ खेलकर तुम्हें क्या हासिल हुआ? ये सुनकर उन्नति थोड़ी सी नर्वस हो गई तो अरण्य उस पर जैसे ही फटने लगा कि अग्नि ने उसे कॉलर से पकड़ अपने सामने लाकर कहा, तुम उसे जानबूझकर ह्यूमिलिएट करना बंद करो। अग्नि की बात सुन उन्नति उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी तो अरण्य अग्नि पर फटते हुए बोला, तू अभी भी उस लड़की को बचा रहा है जिसने तुझे डंप किया? इस बेवकूफ़ को इतना भी ख्याल नहीं है कि तुम्हारे छोड़कर जाने के बाद तुमने सुसाइड तक करने की कोशिश की। हम सब दोस्तों से मुंह मोड़ लिया था सिर्फ इसके कारण। अग्नि अरण्य की बात सुन उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोला, इडियट, मैं इतना कमज़ोर नहीं जो सुसाइड करूं, वो तो गलती से मॉम ने मेरे विटामिन पाउडर के डिब्बे में चींटी का पाउडर डाल दिया था, बस इसीलिए मिस्टेक हो गया। अरण्य अग्नि की बात पर अपने गाल पर हाथ रख मुंह बनाते हुए बोला, हाँ तो सब कुछ इसी के कारण हुआ ना, क्योंकि तुम इसके प्यार में इतने अंधे हो चुके थे कि तुम्हें चींटी के पाउडर में और विटामिन पाउडर में अंतर ही नजर नहीं आया। अरण्य की बकवास को सुनते हुए अग्नि गहरी सांस भरकर बोला, तुम अधीरा से मिलने आए हो, वो सो चुकी है, तुम घर निकलो, कल आ जाना।
जिसे सुनकर अरण्य मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखने के बाद उन्नति को आंखें दिखाते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने दोबारा मेरे दोस्त को धोखा देने की कोशिश की तो मार डालूंगा तुम्हें। इतना कहकर अरण्य उसे घूरते हुए वहां से चला गया, जिसके जाने के बाद अग्नि एक नज़र उन्नति को देखने के बाद बोला, आई डोंट थिंक कि तुम्हें अरण्य के बारे में बताना पड़ेगा। जिसे सुन उन्नति अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ, जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ उसे, तुम्हारे टीम के वॉलीबॉल का मिडिल ब्लॉकर था और तुम सेटर थे। उन्नति की बात सुन अग्नि उसे घूरते हुए बोला, ओह मैडम, मेरे सामने ज़्यादा प्रेमिका बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें भाव नहीं दे रहा, और मुझे तुम्हारा भाव चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे भी मुझे धोखा नहीं देने वाले, उन्नति ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा। जिसे सुनकर अग्नि ने उसे घूरकर देखा और वहां से जाने लगा, जिस पर उन्नति अग्नि के सामने अपने हाथ फैलाते हुए बोली, रुको, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। उन्नति की बात पर अग्नि उसे देखते हुए बोला, क्या बात करना था तुम्हें? तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की रौनक के खिलाफ? उन्नति ने पूछा। जिसके जवाब के बजाय अग्नि ने सवाल किया, जब मैं कैपेबल हूं उन गुनहगारों को सजा देने के लिए, तो मैं भला तुम्हारे सो कॉल्ड कानून की हेल्प क्यों लूं? अग्नि की बात पर उन्नति उसे देखते हुए बोली, लेकिन इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना। तुम चाहती थी कि मैं अपनी बहन को कटघरे में खड़ा करवा कर एक बार फिर से जज और बाकी लोगों के सामने उसकी इज्जत लुटवाऊं? अग्नि ने उन्नति को घूरते हुए उसकी बात को बीच में काट कर कहा। जिसे सुनकर उन्नति जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं अग्नि, मैं। जिसकी बात को बीच में कट अग्नि उसे हाथ दिखाकर बोला, लो, मैं तुमसे बेहतर जानता हूं उन्नति, यहाँ किसी बेगुनाह को इंसाफ दिलाने में पूरी जिंदगी चली जाती है और रेप केस में तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कोई साथ नहीं देता, आखिर में सारा इल्जाम लड़की के ऊपर ही आता है, लेकिन तुम ये कहाँ समझोगी जो बेवजह लोगों पर रेप के इल्जाम लगाती है। इतना कहकर अग्नि उन्नति को इग्नोर कर वहां से आगे की तरफ चला गया। वही उन्नति एक बार फिर गिल्ट के तालाब में गिर पड़ी। मिडिल नाइट, ओजा क्लब, कोलकाता। निष्ठा रात के वक्त अपने बार डांसर के काम को कंटिन्यू कर रही थी। हाँ, उसे कोई कमी नहीं थी विख्यात के घर में, लेकिन अपने खर्चे के पैसे को विख्यात से नहीं मांग सकती थी, इसलिए वो पार्ट टाइम ये काम करती और जल्दी से चली जाती थी। अभी वो एक ब्लैक क्रॉप टॉप के नीचे ब्लैक हॉट पैंट और हाई हील्स के साथ मेकअप किए अपने हमेशा वाली अदा और कैटवॉक के साथ स्टेज पर आई, तो उसकी डांस को देखने के लिए आए सभी लोग जोर से हूटिंग करने लगे। निष्ठा अपनी बिल्ली जैसी काली आंखों से एक नज़र सब लोगों की तरफ देखने के बाद हल्का सा मुस्कुरा दी, तो शोर और ज़्यादा बढ़ गया। जब सारी लाइट्स ऑफ हो गई और कुछ और लड़कियां भी वहां आ गई, फिर उनका डांस शुरू हुआ और उनके साथ रचित भी आ गया और वो निष्ठा के साथ डांस करने लगा। ओ मेरे बिन सुनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, मेरे बिन सुनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, जो मिले बोले भर के वो आहें। सुनिए, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। निष्ठा रचित के साथ डांस कर रही थी और हमेशा की तरह रचित उसे अपनी घटिया नज़र से देख रहा था और साथ में मैनेजर भी। जब एंट्रेंस से 2 बॉडीगार्ड्स के साथ 2 लोग अंदर आए और उनमें से एक लड़का स्टेज की तरफ देखते हुए सीधा जाकर बार काउंटर पर बैठ गया और दूसरा अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। जो लड़का स्टेज की तरफ देख रहा था अपने साथ में खड़े लड़के की तरफ देखकर बोला, पार्टनर, बार डांस अब बड़ी हॉट है। जिसे सुनकर फ़ोन स्क्रॉल कर रहे लड़के ने स्टेज की तरफ देखा, जहां पर निष्ठा अपने कुछ टीम मेंबर्स और रचित के साथ डांस कर रही थी। जिसे देखते हुए उसकी आंखें छोटी हो गई, जब एक बार फिर निष्ठा रचित की बाहों में झूलते हुए सामने आकर डांस करने लगी। ओ सीने में घुल के, इश्क धके तो मज़ा है, होठों से पढ़ ले वो जो होठों पे लिखा है। जब रचित निष्ठा को कमर से पकड़कर अपने पास खींचकर बोला, मेरी निगाहों में तेरा चेहरा रवां है, गहरे हैं अरमा, जाने जा पागल समा है। निष्ठा रचित को खुद से दूर करते हुए उसकी तरफ अदा से देख मुस्कुराते हुए बोली, आशिकी में हाय कैसी वादियां हैं खिली, जान जान कह के तूने जान मेरी ले ली, मेरे लिए सबका दिल है आवारा, मेरे बिन होना नहीं है गुजारा, मेरे संग झूम ले आके यारा। सुनिए, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। रचित निष्ठा की मुस्कान को देखते हुए बावला हुआ जा रहा था। वो उसके पास आकर उसे अपनी तरफ खींचने लगा, तो निष्ठा उसके सीने पर हाथ रखते हुए अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, दीवाने रुक जा, तेरा हमसे सामना है, आंखों से छू ले, छूना हाथों से मना है। रचित निष्ठा की बात पर उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, बेचैनियों का फासलों का सिलसिला है, दर्द जिगर का ये सबब हमको मिला है। निष्ठा जिसकी पीठ रचित के सीने से टिकी हुई थी, वो डांस करते हुए बोली, ख्वाबों में जो आए जाए यार हम वही है, हम किसी को आसानी से मिलते ही नहीं हैं, मेरे बिन शामें है बेनाजरा, मेरे बिन बेजिया हर सितारा, मेरे बिन इश्क है बेसहारा। सुनिए, रचित निष्ठा को कमर से पकड़े उसके साथ डांस करते हुए उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। आशिक बनाया, आशिक बनाया,
आशिक बनाया आपने। ओ तारांकन, कौन है वह दो लोग और क्या होने वाला है निष्ठा के साथ जो बुरी तरीके से गोरे जा रहा है उसे, और क्या अग्नि और उन्नति के बीच की बढ़ रही तनाव खत्म हो पाएगी? आर्यमन क्या अपने भाई के मौत को यूं ही जाने देगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। जब डांस खत्म हुआ निष्ठा रचित को खुद से दूर धकेल बैक स्टेज की तरफ चली गई और जो लड़का उसे देखा जा रहा था वो भी उठकर उसके पीछे चला गया, जिसे देख जूस पी रहे लड़के के होठों पर मुस्कान आ गई। वहीं बैक स्टेज पर रचित निष्ठा के हाथ को पकड़ते हुए बोला, व्हाट्स रॉन्ग विद योर निष्ठा? नथिंग, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, निष्ठा ने रचित से अपने हाथ को झटके से छुड़ाते हुए कहा। जिसे सुनकर रचित निष्ठा के दोनों हाथों को गुस्से से पकड़ उसे दीवार से लगाते हुए बोला, लगता है कोई मोटी पार्टी हाथ लगी है तेरे, इसीलिए जो तू डरी सहमी सी रहती थी अब तेरे पंख निकलने लगे हैं, और अगर ऐसी बात है तो कुछ पैसे मैं भी दूंगा तुझे, मुझे भी तेरा स्वाद लेने दें। इतना कहते हुए रचित उसे किस करने की कोशिश करने लगा तो निष्ठा ने उसे खुद से दूर धकेल एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया, जिसके पड़ते ही रचित ने गुस्से में निष्ठा को तमाचा मारने के लिए अपना हाथ ऊपर किया, जब पीछे से किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। निष्ठा जिसे डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जब उसे महसूस हुआ कि रचित ने कुछ नहीं किया तो उसने उस आदमी की तरफ देखा जिसके चेहरे पर ब्लैक मास्क लगा हुआ था और वो बुरी तरीके से निष्ठा को घूरे जा रहा था। वही निष्ठा ने जब उसकी नीली आंखों को देखा उसकी सांसें मानो हलक में लटक गई थी। रचित अचानक किसी के हाथ से अपने आप को पकड़े जाने पर सर घुमाकर उस लड़के को घूरते हुए बोला, हे कौन हो तुम? रचित के सवाल पर विख्यात ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसे साइड में धकेल निष्ठा के हाथ को पकड़ लिया और उसे ले जाने लगा, जिसे देख रचित निष्ठा के दूसरे हाथ को पकड़ते हुए विख्यात को घूर कर बोला, तुम हो कौन जो इस तरीके से आकर मेरी पार्टनर को लेकर जा रहे हो? पार्टनर? विख्यात के मुंह से निकला, जिसे सुनकर रचित विख्यात के हाथ से निष्ठा के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ पार्टनर, लेकिन तुम बताओ तुम हो कौन? विख्यात रचित के एफर्ट्स को देखते हुए उसे एक हाथ से ही पीछे धकेल दिया और निष्ठा को कमर से पकड़ अपने पास खींचकर बोला, मैं इसकी वो मोटी पार्टी हूँ जो इसकी हाथ लगी है और मेरे दम पर ही ये उड़ना सीख गई है, तो दोबारा अगर मेरे सामने भी नजर आए तो तुम्हें जान से मार दूंगा। विख्यात की डरावनी आवाज को सुनकर निष्ठा जहां डर से कांप रही थी वहीं रचित का भी खून सूखने को हो गया था। जब निष्ठा को विख्यात की आवाज सुनाई दी, चले, निष्ठा विख्यात की आवाज में गुस्से को महसूस करते हुए अपना सिर हिला दी तो विख्यात उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने के बाद अपना जैकेट निकालकर उसे पहनाते हुए बोला, मेरे सामने कपड़े उतारती हो तब मुझे अच्छा लगता है। ये कहते हुए विख्यात ने जबरदस्ती निष्ठा को अपना जैकेट पहना दिया और उसके हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए बैकडोर से लेकर बाहर की तरफ चला गया। वही रचित के कान सुनना पड़ चुके थे, वो जाते हुए उन दोनों को देख खुद से बोला, उसके सामने कपड़े उतारती है। ये कहते हुए रचित के कान बज रहे थे जब पीछे से एक भारी सामान उसके सिर पर लगा तो रचित वहीं मुंह के बल गिर गया, उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। रचित की आंखें धुंधली हो चुकी थी जब उसके आंखों के सामने से एक ब्रांडेड लेदर शूज होकर आगे गुजर गया, जिसके साथ ही रचित की आंखें बंद हो गई। इधर विख्यात निष्ठा को अपने साथ घसीटते हुए बाहर लेकर आया और उसे कार की तरफ धक्का देते हुए बोला, सोचा था तुम सिर्फ गरीब हो, बट नो, यू आर रियली अ बिजनेस वुमन। निष्ठा विख्यात की बात का बिना कोई जवाब दिए चुपचाप खड़ी रही तो विख्यात उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हें मेरे घर में किस चीज़ की कमी हो रही है? हाँ, जो यहाँ दूसरे मर्दों के ऊपर मुंह मारने आए हो, क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा? विख्यात की बात सुन निष्ठा नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे किसी के कर्ज तले नहीं दबना। विख्यात निष्ठा की बात सुन तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ओह, तुम्हें मेरे नीचे दबना पसंद है, बट मेरे कर्ज तले दबाने में तुम्हें शर्म आ रही है। निष्ठा विख्यात की बात सुन उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, सर, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं क्योंकि मुझे डर है कि आप मुझे फिर से उस कोठे पर ना भेज देंगे, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ सोने में। ये कहते हुए निष्ठा के आंख के कोने से आंसू की एक लकीर खींच गई, जिसे देखते हुए विख्यात अपने दांत पीसते हुए बोला, ओह, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे साथ रहने में? फाइन, मैं भी मरा नहीं जा रहा तुम्हारे साथ रहने के लिए। इतना कहकर विख्यात ने निष्ठा के बाजू को कसकर पकड़ उसे साइड में धकेल दिया, जिससे निष्ठा गिरने से संभल गई। विख्यात निष्ठा को धकेलने के बाद बिना उसकी तरफ देखे ड्राइविंग सीट की तरफ जाने लगा तो निष्ठा जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, सर, तुम भाड़ में जाओ। विख्यात ने निष्ठा को साइड धकेलते हुए कहा, जिससे निष्ठा इस बार जमीन पर गिर गई और एक कंकड़ उसके हाथ में चुभ गया, जिससे खून निकलने लगा। निष्ठा के चेहरे पर दर्द के शिकन उभर आए और उसने अपने कांपते हुए हाथ को पकड़ लिया, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। विख्यात ने जब निष्ठा की सिसकी सुनी उसके जाते हुए कदम रुक गए, उसने पलटकर निष्ठा की तरफ देखा और उसे अपने हाथ को पकड़ रोता हुआ देख उसके सामने एक लम्हा होकर गुजर गया।
विख्यात निष्ठा के पास आकर घुटनों के बल बैठ अपने पॉकेट से रुमाल निकाल उसके जख्म को साफ करने लगा तो निष्ठा आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखने लगी। विख्यात के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बस चुपचाप निष्ठा के जख्म को साफ कर रहा था, जब पीछे से काव्यांश ताली बजाते हुए बोला, वाह क्या सीन है। ये कहते हुए काव्यांश उन दोनों के सामने आ गया और उन दोनों को देखते हुए फिर बोला, दो प्यार भरे चकोर इस अंधेरी रात में चांद की रोशनी के नीचे चोंच लड़ा रहे हैं। काव्यांश की बात सुन विख्यात गुस्से भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, यू गोना शट योर नॉनसेंस, क्योंकि मैं इरिटेट हो रहा हूं। विख्यात की बात पर काव्यांश तिरछी मुस्कान लिए बोला, मेरी बातों से इरिटेट हो रहे हो या फिर मैं यहां आ गया इसलिए। जिसे सुनकर विख्यात निष्ठा के हाथ में रुमाल को बांधने के बाद उठकर खड़ा हो गया और निष्ठा को गुस्से से देखते हुए बोला, चलो। निष्ठा विख्यात की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए उठकर खड़ी हो गई, जब उसे एहसास हुआ कि उसके पैर पर मोच आ गया था, जिस कारण वो बस अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए खड़ी रही। काव्यांश एक नज़र निष्ठा की तरफ देखने के बाद उसके पैर की तरफ देखते हुए विख्यात से बोला, तुम्हारे नए खिलौने को चोट लगी है। जिसे सुन विख्यात अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे पता है और मैंने चोट बांध दी है, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। विख्यात की बात पर काव्यांश निष्ठा की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम चल पा रही हो। काव्यांश के सवाल पर निष्ठा ने कुछ नहीं कहा तो विख्यात निष्ठा के पैर को देखते हुए बोला, तुम्हारे पैर में मोच आई है। जिस पर निष्ठा जल्दी से अपना सर नहीं में हिला ठीक से चलते हुए बोली, नहीं तो। ये कहते हुए निष्ठा दर्द से कराह उठी, जिसे देखते हुए विख्यात निष्ठा को घूरते हुए बोला, झूठ बोल रही हो फिर से, मेरा गुस्सा मुश्किल से शांत हुआ है, कहीं मैं फिर से अशांत हो गया तो तुम्हें भारी पड़ सकता है। जिसे सुनकर निष्ठा अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, सॉरी, वो आप गुस्सा करते इसीलिए। अरे डोंट वरी, विलन इतना भी बड़ा विलेन नहीं है जो एक लड़की पर हाथ उठाएं, काव्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा। जिसे सुनकर निष्ठा ने अपना सिर हिला दिया तो विख्यात उसे लेकर गाड़ी के अंदर आ गया और पैसेंजर सीट पर बैठा खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो काव्यांश उसे देखते हुए बोला, मुझे मेरे विला छोड़ दो, रास्ते में ही पड़ेगा, अब मैं इतनी दूर से अपना ड्राइवर नहीं बुला सकता। काव्यांश की बात सुन विख्यात ने उसे घूर कर देखा और बिना कुछ बोले सीट बेल्ट लगाते हुए गाड़ी काव्यांश के घर की तरफ भगा दी। निष्ठा चोरी चोरी विख्यात को देख रही थी और काव्यांश निष्ठा को देख रहा था। जब काव्यांश ने निष्ठा से कहा, तुम्हारी और इस विलेन की कहानी थोड़ी आगे बढ़ी या फिर वही रुकी हुई है। काव्यांश की बात सुन निष्ठा कंफ्यूज होते हुए बोली, जी मैं समझी नहीं। जिस पर काव्यांश थोड़ा बोल्ड होकर बोला, मैं पूछ रहा था कि तुम दोनों जरा नज़दीक आए हो या फिर इतने ही दूर हो जितना अभी दिख रहा था। पिछले 2 रातों से हम दोनों बहुत एक्सरसाइज करते हैं बेड पर बिना कपड़ों के, विख्यात ने कहा। जिसे सुनकर काव्यांश होठों पर तिरछी मुस्कान ले उसके पीठ को थपथपाते हुए बोला, मेरे कान तेरे मुंह से बस इस बात को सुनने के लिए बेकरार थे। उन दोनों की बातों को सुनते हुए निष्ठा खुद से बोली, किन बेशर्मों की टोली के बीच में आ गई मैं। लेकिन अचानक उसके दिमाग पर क्लिक हुआ और वो विख्यात की तरफ देखते हुए घबराई हुई आवाज में बोली, सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं। निष्ठा के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखते हुए काव्यांश अपने गाल पर हाथ रख कर बोला, तुम ये जानना चाहती हो ना कि तुम्हारे सर उस क्लब में कैसे पहुंचे जहां तुम डांस करती हो, वो भी रात के इस वक्त। जिसके जवाब में निष्ठा अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, क्योंकि मैं खुद इन्हें सुलाकर आई थी और ये अचानक। ये कहते हुए निष्ठा चुप हो गई तो काव्यांश मुस्कुराते हुए बोला, मैं लेकर गया था। जिसे सुनकर निष्ठा सर घुमाकर हैरानी से काव्यांश की तरफ देखते हुए बोले, आप कौन हैं और क्या आप मुझे जानते हैं। विख्यात निष्ठा के सवालों को सुनते हुए अपने दांत पीस कर बोला, 2 दिन पहले जब तुम रात में गायब हुई थी, मैंने ही काव्यांश को तुम पर नजर रखने के लिए कहा था और अनफॉर्चुनेटली जिम क्लब में तुम डांस करती हो, उसे क्लब का ओनर काव्यांश का कस्टमर है। काव्यांश नाम को सुन निष्ठा हैरानी से काव्यांश की तरफ देखने लगी और गुस्से से बोली, तो तुम हो वो दलाल। काव्यांश निष्ठा की बात सुन तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है, पहली बार किसी ने मुझे ये नाम दिया है, वैसे निकनेम के लिए अच्छा होगा, काव्यांश दलाल। ये कहते हुए काव्यांश हंसने लगा, जिसे सुनकर निष्ठा अपने दांत पीसते हुए बोली, अभी के अभी 45 लाख रुपए निकालो। ओह, दहेज में लेकर आई थी क्या, काव्यांश में निष्ठा को देखते हुए पूछा। जिसके जवाब में निष्ठा अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, बिल्कुल नहीं, मेरी आपसे शादी नहीं हुई है और मैं आप जैसे दोगले से करूंगी भी नहीं, इसलिए आपको मेरे सर ने जो 50 लाख रुपए दिए थे उसमें से 45 लाख रुपए वापस कीजिए, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ 5 लाख में खरीद कर बचाया था। काव्यांश निष्ठा की बात को सुनते हुए विख्यात की तरफ देखकर बोला, तुम तो अपने लिए बीवी खरीद कर ले आए, देखो कैसे तुम्हारे मनी को मोनेटाइज रही है। काव्यांश के कटाक्ष को सुनकर विख्यात निष्ठा को घूरते हुए बोला, मेरा पैसा है ना, तुम कौन होती हो बोलने वाली, चुप रहो। निष्ठा विख्यात की बात सुन काव्यांश की तरफ देखने के बाद हिम्मत करके बोली, मैं क्यों चुप रहूंगी।
विख्यात निष्ठा के जवाब को सुन अपने दांत पीसते हुए बोला, ये मत भूलो, अभी जो तुमने किया है उसका पनिशमेंट मिलना बाकी है। जिसे सुनकर निष्ठा की बोलती बंद हो गई। जिसे देखते हुए काव्यांश निष्ठा से बोला, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे कुछ कहता है तो तुम मेरे घर आ सकती हो, आफ्टर ऑल तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मैंने 50 लाख रुपए लिए हैं। काव्यांश के बार बार बॉयफ्रेंड शब्द पर जोर लगाने पर विख्यात उसे घूरते हुए बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ बैड पार्टनर है। विख्यात की बात सुन निष्ठा की आंखों में उदासी भर गई और वो आगे कुछ भी नहीं कह पाई। जब विख्यात ने गाड़ी काव्यांश के विला के सामने रोकी और काव्यांश से बोला, मेरे घर चलना है क्या? जिसे सुनकर काव्यांश अपना सर नहीं में हिला गाड़ी से उतरते हुए बोला, मुझे उसे मुर्दा हाउस में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर अपना कार्ड निष्ठा के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। काव्यांश वहां से विला के तरफ चला गया। निष्ठा दूर से उसके आलीशान घर को देखते हुए खुद से बोली, दुनिया में बहुत अमीर अमीर लोग हैं। विख्यात निष्ठा की बात को सुन तिरछी आंखों से उसकी तरफ देखने के बाद गाड़ी फार्म हाउस की तरफ भगा दिया। सुबह का वक्त, लाइफ केयर हॉस्पिटल, मुंबई। उन्नति अग्नि के साथ हुए झगड़े के बाद घर चली गई थी। जब वो सुबह के वक्त फिर से अधीरा से मिलने आई। जब वो लिफ्ट से वीआईपी फ्लोर पर पहुंची तब उसे उत्तम प्रजापति मिल गए, जिन्हें देखकर उन्नति थोड़ी हैरान हुई और उत्तम उसे देखते हुए बोले, उन्नति, आरव को हॉस्पिटलाइज्ड हुए 2 दिन हो चुके हैं और तुम अब उससे मिलने आ रही हो, और मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम बलदेव के साथ जाकर रह रही हो। उत्तम की बात सुनकर उन्नति अपना सिर हिलाते हुए बोली, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को नहीं पसंद कि मैं आप लोगों के साथ रहूं। उर्मिला जो कि उत्तम के पीछे पीछे आ रही थी, उन्नति की बात सुन उसे गुस्सा आ गया और वो उन्नति को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाने लगी, पीछे से बलदेव जी ने उर्मिला के हाथ को पकड़ लिया। जिन्हें देखकर उर्मिला ने अपने हाथ पीछे ले लिए और अपना चेहरा फेर लिया, जिसे देखकर बलदेव जी गुस्से से बोले, उर्मिला, अपनी हद में रहना, आगे से अगर तुमने कोशिश भी की मेरी बेटी पर हाथ उठाने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्नति जो कि बलदेव उसको वहां देखकर खुद भी हैरान थी, उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, पापा, आप यहाँ? जिसे सुनकर बलदेव जी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोले, हाँ, अधीरा से मिलने आया था। उनकी बात सुन उत्तम और उर्मिला एक दूसरे को देखने लगे। जब उन्नति बलदेव जी की बात पर बोली, तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं, चलिए हम चलते हैं। इतना कहकर उन्नति जाने लगी, जिसे देखकर उर्मिला उसके सामने आते हुए बोली, कोर्ट की कस्टडी के अनुसार तुम अपने बाप से सिर्फ एक बार मिल सकती हो, जबकि तुम पिछले 2 दिन से उसके साथ हो, क्या तुम्हें कानून का डर नहीं है? उन्नति उर्मिला की बात पर बलदेव जी की तरफ देखने लगी तो बलदेव जी अपनी पलकें झुका उसे शांत रहने को कह उर्मिला से बोले, मैंने कोर्ट में उन्नति की कस्टडी के लिए अप्लाई कर दिया है और उन्नति अब सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से अग्नि असर की वाइफ है, जिसके अनुसार तुम उन्नति पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकती। बलदेव जी की बात सुन उर्मिला उनके सामने आते हुए अपने दांत पीस कर बोली, बलदेव नारायण, हू द हेल आर यू जो मेरे और मेरी बेटी के बीच में आकर बोल रहा है? उन्नति उर्मिला के गुस्से से लाल आंखों को देखकर डर गई और बलदेव जी उर्मिला को देखते हुए बोली, मैं उन्नति का बायोलॉजिकल फादर हूं और कुछ जानना है तुम्हें। बलदेव जी की बात सुन उर्मिला कुछ कहती, उससे पहले पीछे से आवाज आए, अंडस्को, क्या बकवास हो रहा है यहाँ पर? ये कहते हुए अग्नि सामने आया और जब उसकी नज़र उत्तम प्रजापति पर गई उसका खून खौल उठा और उत्तम ने जब अग्नि को देखा वो घबराहट में पीछे हो गए। वही बलदेव जी अग्नि को देख मुस्कुराते हुए बोले, हेलो असर। बलदेव जी की बात पर अग्नि अपना सिर हिला दिया और उन्नति की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे अपने साथ रखकर अपना रेपुटेशन खराब मत कीजिए। अग्नि की बात सुन बलदेव जी उसे देखते हुए बोले, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अग्नि, ये तुम्हारी वाइफ है। बलदेव जी की बात पर अग्नि अपना सिर हिला उन्हें वार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरी बहन अंदर है, यहाँ बेफिजूल के लोगों से बात करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जिसे सुनकर बलदेव जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तुम्हें उन्नति के लिए ही चुना था, लेकिन यकीन नहीं होता कि सच में तुम उन्नति के पति हो। उर्मिला बलदेव जी की बात पर कटाक्ष करते हुए बोली, जैसा नीच इंसान उसी तरह उसकी पसंद भी नीच ही होगी। क्या बात है, आपने मुझे नीच कहा, कम से कम अपनी तरह प्रोस्टिट्यूट और मिस्ट्रेस नहीं कहा, वरना मेरी ज्यादा बेइज्जती हो जाती, अग्नि ने सरकास्म के साथ कहा। जिसे सुनकर उर्मिला अग्नि के सामने आते हुए अपने दांत पीसकर बोली, कुत्ते कहीं के, तुमने रखेल किसे कहा? जिसके जवाब में अग्नि बिना किसी झिझक के उर्मिला की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हें? मैंने तुम्हें रखेल कहा और सिर्फ रखेल ही नहीं कहा और भी कहा। अग्नि की बात पर उर्मिला ने गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाया तो अग्नि उर्मिला के हाथ को पकड़ मोड़ते हुए उसके कमर पर लगाकर बोली, बुढ़ापे में ज्यादा हाथ नहीं चलाया करते, वरना कोई हड्डी टूट गई ना तो जुड़ने में सदियों लग जाएंगे। इतना कहकर अग्नि ने उर्मिला को एक धक्के साथ छोड़ दिया, जिससे उर्मिला गिरते गिरते बची और गुस्से में अग्नि को घूरते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? विख्यात क्या पनिशमेंट देगा निष्ठा को?
कैसे उन्नति अग्नि को संभालेगी, क्या होगा अग्नि के बर्ताव के बाद, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। तारांकन क्या होने वाला है आगे इस कहानी में, विख्यात इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। अग्नि और उन्नति के बीच में जो भी गलतफहमियां थी, क्या अग्नि उसे सॉल्व कर पाएगा, और कौन थी वह लड़की जिसने अग्नि और उन्नति के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। जब बलदेव जी को पता चलेगा उर्मिला के हरकत के बारे में, तब वो क्या करेंगे, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। जब कुछ देर बाद वह लोग ट्रेनिंग रूम में पहुंचे तो निष्ठा गाड़ी से निकाल विख्यात के बैग को पीछे से निकालने लगी, तो विख्यात में उसके बैग से फ़ोन निकाल लिया तो देखा कृत का मैसेज आया हुआ था, जिसे देखते हुए विख्यात खुद से बोला, क्या इसे फ़ोन का महत्व नहीं पता या इसे चलना ही नहीं आता। ये कहते हुए विख्यात ने कृत का मैसेज खोला तो कृत ने कहा था, तुम अभी तक क्यों नहीं आए, जिसका विख्यात ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी से बाहर निकल आया और निष्ठा के हाथ से बैग लेकर लिफ्ट की तरफ चला गया और निष्ठा अपना यूनिफॉर्म लेकर उसके पीछे चली आई। फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर निष्ठा को ब्लैक पाइथन जिम का जर्सी मिला हुआ था। निष्ठा चुपचाप जाकर लिफ्ट में चढ़ गई तो विख्यात ने अपना फ़ोन स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। निष्ठा को विख्यात का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। जब उनकी लिफ्ट आकर फ्लोर पर रुकी और विख्यात निष्ठा के हाथ में एक बॉक्स रखते हुए बोला, तुम्हारा ब्रेकफास्ट। इतना कहकर विख्यात लिफ्ट से बाहर चला गया और निष्ठा बस उसे जाता हुआ देखते रह गई। फिर अपने ख्यालों को झटकते हुए जिम के अंदर आए और अपना बैग टेबल पर रखते हुए खुद भी बैठ गई। वहां पर जितने भी लड़के थे सभी निष्ठा को टकटकी लगाकर देख रहे थे, क्योंकि निष्ठा बाकी दिनों से आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। निष्ठा में सबकी नज़र को खुद पर देख टॉवल उठाकर अपने पैरों पर रख लिया और टिफिन बॉक्स खोलने लगी। जब कृत वहां आकर निष्ठा से बोला, तुम अकेले नाश्ता कैसे कर सकती हो। कृत की बात सुन निष्ठा को विख्यात का गुस्से से भरा चेहरा याद आया और वो कृत से बोली, आपको भी भूख लगी है क्या। जिसके जवाब में कृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, ऑफ कोर्स मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था और इसीलिए मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। जिसे सुनकर निष्ठा को थोड़ा अजीब लगा और वो अपना टिफिन बॉक्स कृत की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ठीक है आप कर लीजिए। जिसे देखकर कृत अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं मैं नाश्ता लेकर आया हूँ। इतना कहकर कृत ने अपना बैग खोला और उसमें से एक बड़ा सा टिफिन निकाल लिया और निष्ठा के पास रखते हुए बोला, और हम इसमें से नाश्ता करेंगे, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया था अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे तुम्हारा पता नहीं था। निष्ठा कृत की बात सुन अपना सर हिला दी तो विख्यात निष्ठा के पास आकर बोला, मुझे एक बाइट खिलाओ। जिसे सुन निष्ठा ने हड़बड़ी में कृत की टिफिन से एग ऑमलेट उठाकर विख्यात की तरफ बढ़ाते हुए बोली, लीजिए। जिस निष्ठा विख्यात एक नज़र कृत को देखने के बाद खा गया और अपने हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने से पहले वॉशरूम की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ गुस्से में देखने के बाद कृत निष्ठा से बोला, मैं हाथ धोकर आता हूँ। इतना कहकर कृत विख्यात के पीछे वॉशरूम में चला आया तो देखा विख्यात उसे बाइट को उगल रहा था। जिसे देख कृत गुस्से से बोला, ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें खाना ही नहीं था तो तुम। उसके हाथ का खाना था लेकिन तुम्हारा लाया नाश्ता नहीं खाना था, इसीलिए हजम नहीं कर पाऊंगा सोचकर उगल दिया। विख्यात ने अपने मुंह को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए कहा। जिसे सुनकर कृत गुस्से से बोला, क्या रिश्ता है तुम्हारा, रिश्ता के साथ कौन हो तुम। कृत की बात पर विख्यात ने कोई जवाब नहीं दिया और तिरछी मुस्कान लिए वॉशरूम से बाहर चला गया। जिसे देखकर कृत का चेहरा और गुस्से से भर गया और वो अपना हाथ साफ करने लगा। कुछ देर बाद कृत जब वॉशरूम से बाहर आया तो देखा निष्ठा वहां पर नहीं बैठी हुई थी। जिसे देख कृत इधर उधर देखने लगा और अपने एक टीममेट से बोला, निष्ठा को देखा क्या। जिसके जवाब में वो अपना सिर हिलाते हुए ट्रेनिंग रूम की तरफ इशारा करके बोला, हाँ वो अंदर गई है। जिस पर कृत कुछ पल चुप रहकर बोला, अकेले गई है या मैंने उसे अकेले जाते हुए देखा, अब मुझे प्रैक्टिस करने दो। इतना कहकर वो प्रैक्टिस करने लगा। जिसे सुनकर कृत मुस्कुरा दिया और जाकर ट्रेनिंग रूम के बाहर दरवाजा को हल्का सा पुश किया तो दरवाजा खुल गया। जिसे देख कृत खुद से बोला, ये दरवाजा क्यों खुला है। ये कहते हुए कृत अंदर आया तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई, क्योंकि सोफे पर विख्यात बिना किसी भाव के बैठा हुआ था और निष्ठा उसके गोद में बैठी उसके होठों पर चूम रही थी। जब निष्ठा ने दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी तब वो सिर घुमाकर देखने लगी, जिस पर विख्यात उसके बालों में हाथ डाल उसे किस करते हुए कृत की तरफ देख उसे बाहर की तरफ इशारा कर दिया तो कृत अपने दांत पीसते हुए वहां से चला गया। जिसके जाने के बाद विख्यात निष्ठा के होंठ को छोड़ उसे अपनी गोद से उठाते हुए बोला, बाकी हम रात को कंटिन्यू करेंगे। जिसे सुन निष्ठा असमंजस में विख्यात की तरफ देखते हुए बोली, सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। जिसके जवाब में विख्यात निष्ठा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, क्योंकि तुम बाकी दिनों से आज ज़्यादा सुंदर लग रही हो, बोर हो गया था तुम्हारे उसे बोरिंग से लुक को देखकर, इसीलिए सोचा तुम्हें ज़रा मेकओवर का स्वाद भी लगवा दूं। विख्यात की बात पर निष्ठा ने आगे और कुछ भी नहीं कहा तो विख्यात ट्रेनिंग रूम से बाहर चला गया।
जिसके जाने के बाद निष्ठा अपने बालों को ठीक करते हुए ट्रेनिंग रूम से बाहर आई तो पाया विख्यात अपने प्रैक्टिस में लगा हुआ था और बाकी सब भी प्रैक्टिस कर रहे थे। जिसे देखते हुए निष्ठा कोच के पास आकर बोली, कोच सर। जिसकी आवाज़ सुनकर कोच निष्ठा की तरफ देख मुस्कुराकर बोले, हाँ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जिसे सुन निष्ठा कंफ्यूज हो गई और कोच से बोली, मेरा क्यों? जिस पर कोच प्रैक्टिस कर रहे विख्यात की तरफ इशारा करते हुए बोले, उस बदमाश ने कहा कि हम तुम्हें भी साथ ले चले, क्या पता कब तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए तुम अपनी पैकिंग भी कर लेना। कोच की बात सुन निष्ठा हैरानी से विख्यात की तरफ देखने लगी और कोच की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन सर मेरा वहाँ क्या काम? कोच निष्ठा की बात सुनकर बोले, बेटा तुम विख्यात की पर्सनल फिजियो हो, उसकी कंडीशन तुमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। कोच की बात सुन निष्ठा आगे और कुछ नहीं कह पाई तो विख्यात कोच को आवाज़ लगाते हुए बोला, कोच। जिसकी आवाज़ सुन कोच उसकी तरफ चले गए और निष्ठा उसे देखने लगी। शाम का वक्त, राठौर इंडस्ट्रीज, मुंबई। अग्नि अधीरा के साथ हुए हादसे के बाद अब जाकर ऑफिस आया था क्योंकि अधीरा को दोपहर में ही डिस्चार्ज मिल गया था और वो घर जा चुकी थी। अग्नि बड़े सीरियस मूड में बैठा अपने हाथ में पकड़े टैब को देखे जा रहा था जब वो गुस्से में उसे पटक दिया और चिल्लाते हुए नकुल से बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग नकुल? अभी के अभी सारे डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। वो सभी कर क्या रहे हैं? मैं कुछ दिन गायब क्या रहा, इतना कुछ हो गया? नकुल अग्नि की बात सुनकर थोड़ा घबराते हुए बोला, हमने प्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट बनाई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे ऑफिस में कोई स्पाई है जो हमारी सारी जानकारी उन लोगों को तक पहुंचा रहा है। नकुल की बात सुन अग्नि कुछ पल चुप रहकर बोला, रक्षित कपूर के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो मेरे थॉट्स को ब्रेक कर सकें, पक्का इसके साथ कोई और मिला हुआ है, पता लगाओ। जिसे सुनकर नकुल कुछ कहता उससे पहले अरण्य अंदर आया और एक बड़ा सा बुके अग्नि के सामने रखते हुए बोला, वेलकम टू ऑफिस। अग्नि अरण्य की बात सुन उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, मैंने कोई संन्यास नहीं लिया था जो तुम इस तरीके से मेरा स्वागत कर रहे हो। अरण्य अग्नि की बात सुनकर बोला, अरे स्वागत क्यों ना करूं, एक हफ्ते बाद तुम आ रहे हो? हाँ, एक हफ्ते बाद आ रहा हूं, एक साल बाद नहीं। और जरा देखो तो सही इन गधों ने मेरे ऑफिस का क्या हाल कर रखा है, अग्नि ने नकुल की तरफ इशारा करते हुए कहा। जिसे देख अरण्य अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, बिजनेस के बारे में आई डोंट नो, बट गर्ल्स कैसे पटानी है इस बारे में पूछ सकता है। अरण्य की बात पर अग्नि उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है रणबीर अंकल को कभी कभी गिल्ट महसूस होता होगा कि उन्होंने तुम जैसे निकम्मे इंसान को क्यों पैदा किया। मुझे पता है कि तुम मेरी इंसल्ट करना चाहते हो, लेकिन इसका भी मेरे पास जवाब है, उन्होंने मुझे पैदा किया ताकि मैं उनकी प्रॉपर्टी खा सकूं, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है यार तुम्हारे पास, अरण्य ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया। जिसे सुनकर नकुल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और अग्नि अपने दांत पीसते हुए बोला, तो तुम पूरी जिंदगी अकेले रहकर उनकी प्रॉपर्टी खाना चाहते हो? नहीं नहीं, मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि उन्हें मेरे जैसा एक खूबसूरत परपोता चाहिए, तो मैं अपना 100% दूंगा उनकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए, अरण्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरण्य की बात पर अग्नि अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, और तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे जब सारी प्रॉपर्टी तुम खाकर हजम कर जाओगे, तो तुम्हारे बच्चे क्या कहेंगे? ये मेरे बच्चों की दिक्कत है कि वो क्या खाएंगे, मेरी दिक्कत नहीं है, अरण्य ने वेटिंग बॉल से खेलते हुए जवाब दिया। जिसे सुनकर अग्नि एक गहरी सांस भरते हुए नकुल की तरफ देखकर बोला, रणबीर अंकल को कॉल करो और कहो कि उनका बेटा किडनैप हो गया है। अग्नि की बात पर अरण्य आंखें टिमटिमाते हुए उसकी तरफ देखने लगा और गहरी सांस भरकर बोला, 2-3 करोड़ की डिमांड करना। जिसे सुन अग्नि अपना सिर हिलाते हुए नकुल की तरफ देखने लगा तो नकुल ने रणवीर सिंघानिया को कॉल किया, जिसके कुछ रिंग के बाद रणवीर सिंघानिया ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, क्या बात है नकुल? जिसके जवाब में नकुल जल्दी से रणबीर से बोला, मिस्टर सिंघानिया बॉस कुछ कह रहे हैं आपसे। इतना कहकर उसने फ़ोन अग्नि की तरफ बढ़ा दिया तो अग्नि फ़ोन स्पीकर पर रखते हुए रणबीर से बोला, हेलो अंकल। जिसके जवाब में रणबीर बड़ी गर्मजोशी से बोले, हेलो हेलो अग्नि, आने के बाद तुमने काफ़ी दिन बाद मुझे याद किया। जिसे सुनकर अग्नि सीरियस आवाज में बोला, काम बहुत इंपॉर्टेंट है अंकल, क्या आपको पता है अरण्य कहाँ है? रणबीर अग्नि के सवाल पर भड़कते हुए बोले, पता नहीं किस मनहूस मुहूर्त में मैंने उसे पैदा किया था, एक नंबर का आयाश लड़का है, कभी कभी मुझे भी शर्म आती है उसे अपना बेटा कहते हुए, पढ़ा होगा किसी क्लब में। अरण्य अपने फादर के मुंह से अपनी तारीफें सुनते हुए शर्मा आ रहा था, जिसे देखकर नकुल हैरान था, लेकिन अग्नि बिल्कुल नॉर्मल था। जब अग्नि रणबीर की बात सुन उसे शांत करते हुए बोला, अंकल मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अरण्य लापता है, कल रात से मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा, फ़ोन भी स्विच ऑफ है। जिसे सुनकर रणबीर कुछ पल चुप रहे तो अरण्य चमकती आंखों से फ़ोन की तरफ देखने लगा। जब रणवीर दूसरी तरफ से बोले, अगर किसी किडनैपर का कॉल आए तो उससे कहना मेरे खाते में 5 करोड़ रुपए पैसे भेज दे और हमेशा के लिए उसे रख ले, उसके जैसे बोझ को अपने पास रखने से अच्छा है कि जान छूटे मेरी।
इतना कहकर रणवीर ने बिना अग्नि की बात सुन कॉल कट कर दिया और अरण्य का चेहरा बुरी तरीके से उतर गया। जिसे एक नज़र देखने के बाद अग्नि उसे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, बट मेरे पास है, निकालो। नकुल अग्नि की रूड आवाज पर बोला, बॉस तुम चुप रहो। अग्नि ने नकुल की बात को बीच में काट कर कहा, फिर अरण्य को देखते हुए बोला, जाओ और मुझसे कोई उम्मीद मत करना। अरण्य अग्नि की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम मुझसे नाराज हो गए? अग्नि अरण्य की पप्पी आवाज को सुनकर बोला, अरण्य हम पहले छोटे थे, बट दिस टाइम हम दोनों 26 साल के हैं। तुम समझ रहे हो, इसका मतलब तुम्हें अपने फादर के बिजनेस को और ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? फालतू लोगों की संगति और हर वक्त अयाशी के चक्कर में उनके जैसे हॉट पेशेंट को और ज़्यादा टेंशन दे रहे हो। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। और बेशर्मी से कहते हो कि तुम्हें उन्होंने अपनी जायदाद को खाने के लिए पैदा किया है। अगर ऐसा होता तो वो किसी और को अडॉप्ट कर लेते हैं, ना कि तुम्हें पैदा करते। अरण्य अग्नि की बात सुनकर चुप रहा तो अग्नि नकुल से बोला, मेरी मीटिंग फिक्स करो और इसे यहाँ से भेजो। इतना कहकर अग्नि अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और बिना अरण्य की तरफ देखे केबिन से बाहर चला गया। जिसके जाने के बाद नकुल अरण्य से बोला, बॉस ने जो कुछ भी कहा तुम चुप रहो। वो साला खुद को समझता क्या है? मैं उसे दोस्त समझता हूँ और वो मुझे यूजलेस समझता है। मैं बीमार नहीं जा रहा हूँ। उसके जैसे खड़ूस और घमंडी लड़के से दोस्ती रखने के लिए मेरे पास दोस्तों की कमी नहीं है, अरण्य ने गुस्से में कहा और केबिन से निकलकर बाहर चला गया। जिसे जाता हुआ देख नकुल ने अपना सर नहीं में हिला दिया और अग्नि के पीछे चला गया। अगला दिन, रात का वक्त, बांग्लादेश, क्राउन प्लाज्मा होटल। विख्यात अपनी पूरी टीम के साथ वहीं रुका हुआ था और उसे रेस्ट करने के लिए वीआईपी रूम दिया गया था, क्योंकि विख्यात को ज़्यादा शोर शराबे में नींद नहीं आती थी। सभी लोग अभी डिनर कर रहे थे जब विख्यात अपना फ़ोन निकाल कर स्क्रॉल करने लगा और उसने निष्ठा को मैसेज किया, अराइव एट 11 PM। जब निष्ठा ने मैसेज टोन सुनी, उसने फ़ोन की तरफ देखा और फिर से अपने डिनर को करने लगी तो विख्यात की आंखें छोटी हो गई और उसने फिर से मैसेज किया, लेकिन निष्ठा ने कोई जवाब नहीं दिया तो विख्यात ने सीधा कॉल लगा दिया, जिसे देखकर निष्ठा हैरानी से विख्यात की तरफ देखने लगी। विख्यात निष्ठा के रिएक्शन को इग्नोर कर कॉल करता रहा तो निष्ठा ने हड़बड़ी में कॉल अटेंड किया और फ़ोन कान पर लगा दिया तो विख्यात ने अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहा, मैसेज नहीं देखा क्या? जिसे सुन निष्ठा ने जल्दी से कॉल कट कर दिया और मैसेज खोल कर देखा, जिसे पढ़कर निष्ठा ने ओके कह दिया। इसी तरह उन लोगों का डिनर पूरा हुआ और निष्ठा रात के 11 बजे अपने कमरे से निकलकर विख्यात के कमरे के बाहर जाकर नॉक करने लगी। विख्यात ने उसके दरवाज़ा खटखटाते ही उसके हाथ को पकड़ उसे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन इस बात से अनजान था कि बाहर उनके साथ आयाकृत ये सब कुछ देख रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने कमरे के अंदर चला गया, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी और वो स्मोक करने गया था। विख्यात निष्ठा को अंदर खींच उसे देखते हुए बोला, क्या तुम्हें कॉल अटेंड करना नहीं आता? विख्यात के सवाल पर निष्ठा एम्बारासमेंट में अपना सिर झुकाते हुए बोली, मुझे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना नहीं आता सर, क्योंकि मैं हमेशा से कीपैड फ़ोन चलाती थी। यू आर फ्रॉम दिस सेंचुरी राइट? विख्यात में शक भरी आवाज़ में पूछा। जिसे सुनकर निष्ठा ने अपना सिर हिला दिया तो विख्यात अपने दांत पीसते हुए बोला, तो तुम्हें एंड्रॉयड फ़ोन चलाना कैसे नहीं आता? जिसके जवाब में निष्ठा जल्दी से बोली, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कुछ क्लासमेट के पास था, लेकिन मेरी दोस्ती नहीं थी उनसे और मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे टच वाला फ़ोन देती, और मैंने कभी उनसे ज़िद भी नहीं की और मुझे कभी उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, इसलिए। ये कहते हुए निष्ठा चुप हो गई, जिसकी पूरी बातों को सुनने के बाद विख्यात अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, फाइन। तुम्हारी दुख भरी गाथा सुनकर मेरे आंखें नम हो गई, लेकिन मैं इसे मैच नहीं जीतूंगा, इसलिए चलो। इतना कहकर विख्यात निष्ठा को लेकर बिस्तर की तरफ जाने लगा तो निष्ठा चलते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, कल तो आप कह रहे थे कि आप जीत जाओगे। विख्यात निष्ठा की बात सुन तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ सेक्स के लिए बुलाया है, बट नहीं, मेरे हाथ में दर्द है तो इसका इलाज करो। निष्ठा विख्यात की बात सुन खुश हो गई और जल्दी जल्दी उसे बिस्तर के पास लाकर उसके हाथ को मूव करने लगी। विख्यात निष्ठा के चमकते हुए चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। जब काफ़ी देर बाद विख्यात निष्ठा को अपने साथ बिस्तर पर खींच लिया तो निष्ठा हैरान हो गई, जिस पर विख्यात उसे पीछे से गले लगाते हुए अपने सीने से लगा, आंखें बंद करके बोला, अगर तुम हिली तो कुछ भी हो सकता है। जिसे सुनकर निष्ठा में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो थोड़ा सा भी हिल सके। इसी तरह पूरी रात गुजर गई और सुबह के 6 बजे निष्ठा विख्यात को उठाते हुए बोली, सर, मेरा मैच 10 बजे है और सारे चेकअप हो चुके हैं, इसलिए चुप रहो, मुझे रेस्ट करने दो। विख्यात ने आंखें बंद हुए किए हुए जवाब दिया। जब बाहर से कोच दरवाजे पर खटखटाते हुए बोले, विख्यात चलो तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए। जिनकी आवाज़ सुन निष्ठा की सांस अटक गई और विख्यात भी आंखें खोल दरवाजे की तरफ देखने लगा। तारांकन,
क्या रंग लाएगी विख्यात और निष्ठा की यह लुकाछुपी से भरा रिश्ता? क्या आज कोच के सामने उन दोनों की असलियत आ जाएगी और अरण्य पर अग्नि के लेक्चर का कोई असर होगा कि नहीं, या अरण्य उसका अलग ही मतलब निकाल लेगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा।